हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चे, आज हम चैप्टर अपना नया स्टार्ट करने जा रहे हैं, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हमारे नाइन्थ क्लास का, जिसका नाम है मैटर इन आर सराउंडिंग्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज मैटर। मैटर क्या है? जिसके पास बेटा मास है, ठीक है, और जो स्पेस को कवर करे। कोई भी चीज है वो मैटर से बनी है, कोई भी नॉन लिविंग थिंग, कोई भी लिविंग थिंग, जितनी भी नॉन लिविंग लिविंग थिंग्स हैं जिनमें मास है, जैसे ये पेन है, मास है, स्पेस कवर कर रहा है, कोई पर्टिकुलर स्पेस, खाली नहीं है। हाथ है, हम है, पर्टिकुलर स्पेस कवर कर रहे हैं, हमारे पास मास है, ठीक है। मास है और स्पेस को कवर कर रहा है। कोई भी चीज, जैसे हम छोटे से पेन से लेके किसी भी इरेजर की बात करें, या किसी भी चेन की बात करें, पानी की बात करें, हवा की बात करें, गैसेस की बात करें, ठीक है। गैसेस हो गया, लिक्विड हो गया, या कोई भी सॉलिड हो गया। जितनी भी चीजें बेटा इन्वायरमेंट में जिनके पास मास और जो स्पेस को कवर कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम मैटर। क्या बोलेंगे? मैटर। क्लियर? अब मैटर बोलेंगे, ठीक है। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, दैट इज मैटर। इसके बाद इसकी एग्जांपल्स क्या आएंगे? टेबल, चेयर, वाटर, एयर, गैसेस, वाटर, ह्यूमन, लिविंग। मतलब जितनी भी लिविंग थिंग्स हो गई, ह्यूमन हो गए, चेयर, वाटर, जितनी भी लिविंग नॉन लिविंग सारी चीजों को मिला के हम क्या बोलेंगे? उनको मैटर। ठीक है। अब मैटर की बच्चे दो प्रॉपर्टीज होती हैं मेन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी रहती होंगी उन चीजों की, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी रहती होंगी। अब ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम इसी चैप्टर में इसमें डिस्कस करने वाले हैं। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर क्या है मैटर का? क्या क्या मैटर की प्रॉपर्टीज रहती हैं फिजिकली? ठीक है। सबसे पहले मैटर क्या है? मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल्स, दैट इज एटम्स। एक मैटर है, कोई भी मैटर, कोई भी मैटर, वो सबसे छोटे पार्टिकल से बना है, बहुत ही स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल्स, जिनको हम ऐसे आंखों से नहीं देख सकते, विद नेकेड आइज हम नहीं देख सकते। कोई भी रेगुलर माइक्रोस्कोप है, हम उनसे नहीं देख सकते जिनको। इतने ज्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो विजिबल नहीं है, सीधे सीधे देखने पे विजिबल नहीं है, उनको हम बोलते हैं एटम्स। क्या बोलेंगे? एटम्स। तो एटम से मैटर बना है, छोटे से पार्टिकल्स होते हैं वो, जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। एटम्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम विद नेकेड आईज और रेगुलर माइक्रोस्कोप। नेकेड आई से नहीं देख सकते और रेगुलर माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। इतने छोटे होते कि छोटे होते हैं कि हमारी इमेजिनेशन से परे होते हैं बेटा, बियॉन्ड आर इमेजिनेशन, इतने छोटे होते हैं वो। इसके बाद हम एक्टिविटी करेंगे एक, इस चीज को समझने के लिए कि कितने ही छोटे छोटे पार्टिकल से जो मैटर है वो बना होता है। यहाँ पे हमने एक्टिविटी क्या ली है कि डिसॉल्व 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट इन 100 ml ऑफ वाटर। पोटाशियम पर मैग्नेट क्या है? एक तरह का कंपाउंड है, केमिकल है, ठीक है। उसको हमने लिए, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? KMnO4, ठीक है, दैट इज पोटाशियम पर मैग्नेट। ठीक है बच्चे, इसको हमने क्या किया? पहले 100 ml वाटर के बीकर में डाल दिया। 2 to 3 क्रिस्टल्स, जस्ट 2 to 3 क्रिस्टल, छोटे छोटे क्रिस्टल्स लिए। अब क्रिस्टल क्या है? एक तरह का मैटर है। अब हमने उसको क्या बोला कि बहुत ही ज्यादा टाइनी पार्टिकल्स, जिसको हम एटम बोलते हैं, उससे वो मैटर बना हुआ है। अब 100 ml के वाटर में उन पार्टिकल्स को डाल दिया। अब डालने के बाद क्या हुआ? वो पार्टिकल्स उसमें डिसॉल्व हो गए। डिसॉल्व हो गए तो जहां जहां उस वाटर में स्पेस थी, हर जगह वो पार्टिकल एटम्स में टूट के फैल गए। ठीक है, फैल गए पूरे पानी में। ये हमारे पास पानी का क्या रंग आ गया? पिंक कलर आ गया। उसके बाद फिर से हमने क्या किया? ये जो हमारे पास वाटर था, जिसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स डाल रखे हैं, जिसमें जिसका कलर क्या हो चुका है? हमारे पास पिंक कलर का हो चुका है। उसमें से हमने क्या किया कि 10 ml ऑफ वाटर, 10 ml ऑफ वाटर लेके हमने नेक्स्ट एक नए बीकर में डाला, जिसमें ऑलरेडी क्या था? 100 ml ऑफ वाटर कंटेन्ड था। एक और बीकर लिया जिसमें 100 ml वाटर था। उसमें हमने क्या किया? पुराने बीकर जिसमें हमने क्रिस्टल्स डाले थे, उसमें से हमने क्या किया? 10 ml का पानी लेके उस नए बीकर में डाल दिया। अब नए बीकर में भी हमने क्या देखा कि वहां पे भी थोड़ा थोड़ा पिंक कलर आ चुका है। फिर हमने क्या किया कि जो सेकेंड बीकर था, ये सेकेंड बीकर था, इसमें से फिर से हमने क्या किया कि 10 ml ऑफ वाटर लेके नेक्स्ट नए बीकर में डाल दिए, जिसमें सिर्फ पानी कंटेंट था, 100 ml ऑफ वाटर। अब नए बीकर में डालने के बाद हमने क्या देखा? स्टिल वहां पे कुछ कलर मौजूद था। नेक्स्ट हमने फिर से क्या किया? एक और बीकर लिए जिसमें 100 ml ऑफ वाटर था। फिर से हमने क्या किया? 10 ml ऑफ वाटर पुराने बीकर से लेके नए बीकर में डाल दिए। तो यहाँ पे भी हमने क्या देखा कि अभी भी कुछ
जो क्रिस्टल्स थे वो ऐसे थे जिनमें एटम्स प्रेजेंट थे, और ज्यादा टाइनी पार्टिकल्स थे उस क्रिस्टल में, जो कि आगे जाके डिसॉल्व होते गए होते गए होते गए और इतने कलर देते गए नए नए पानी को। ऐसे नहीं है कि एक जगह पे आके वो खत्म हो गए, या इतने कम थे, या इतने कम थे कि जो क्रिस्टल्स हैं वो एक या दो बीकर में ही खत्म हो गए, नेक्स्ट बीकर में वो गए ही नहीं। तो यहाँ से हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिली है हमारी, कि द वाटर रिमेन्स कलर्ड इवन आफ्टर मैनी डाइल्यूशंस। कितनी सारी डाइल्यूशंस कर ली हमने, 1 2 3 4, 4 बीकर्स में हमने वाटर को चेंज किया, 10 ml 10 ml देन 10 ml। उसमें भी हमने क्या देखा कि इवन काफी सारे डाइल्यूशंस के बाद भी हमें कलर चेंज मिल रहा है। उससे हमारे कंक्लूजन का निकलेगा कि जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स कैन ऑल्सो कलर अ लॉट ऑफ वाटर। हमने पहले 3 क्रिस्टल्स डाले 100 ml ऑफ वाटर में, वो डार्क पिंक हो गए। फिर उसके बाद हमने उसको थोड़ा सा उससे पानी निकाला, 10 ml नेक्स्ट बीकर में डाला, तो उसमें जब गए वहां से भी हमें क्या देखने को मिला कि वो क्रिस्टल्स अभी भी बहुत सारे एटम्स, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स कंटेन कर रखे थे, जिन्होंने फिर नेक्स्ट वाले बीकर को भी कलर कर दिया। फिर उसके बाद हमने वहां से भी जब 10 10 ml निकाला, नए वाले बीकर में डाला, तो वहां पे भी हमने क्या ऑब्जर्व किया कि उसने नेक्स्ट वाले बीकर को भी कलर कर दिया। तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है, जस्ट अ few crystals can color a lot of water, showing there are million of tiny particles in each crystal। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि एक सिंगल क्रिस्टल में मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स मौजूद हैं, जो आगे जाके वाटर की स्पेस को कवर कर सकते हैं। मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स हैं बेटा, मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, और मिलियंस हैं। ऐसे नहीं है कि थोड़े से ही पार्टिकल्स होंगे, थोड़े से पार्टिकल से क्रिस्टल बना है, क्रिस्टल में मिलियंस हैं, और हम जिनको देख नहीं पा रहे, इसीलिए तो वो मिलियंस होंगे। अगर छोटे छोटे होते तो वो तो हम डायरेक्टली देख सकते थे। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि एक जो क्रिस्टल है या जो भी मैटर है, वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, जिनको हम बोलते हैं एटम। ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इनक्रेडिबली स्मॉल। तो यहाँ पे क्या बोला है कि एटम के जो मैटर के जो पार्टिकल्स है वो इनक्रेडिबली स्मॉल है, बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। क्लियर। अब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास मिलेंगे, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पार्टिकल्स किसको बोला है हमने, एटम्स को, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, टाइनी पार्टिकल्स, जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, सबसे पहला करेक्टरिस्टिक क्या होगा, जो सबसे मेन करेक्टरिस्टिक क्या होता है बेटा, ऐसे नहीं है कि मान लो ये मैटर है, इसमें क्या प्रेजेंट है, छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट प्रेजेंट है। अब ये जो पार्टिकल्स हैं, या यहाँ बना लेते हैं और क्लियर। ठीक है, अब ये जो पार्टिकल्स हैं, इनमें क्या रहता है, बहुत सारी बेटा स्पेस प्रेजेंट रहती है। क्या रहती है, स्पेस प्रेजेंट रहती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपस में जुड़े हुए होते हैं, जुड़े हुए भी होते हैं। ठीक है, बहुत सारे मैटर ऐसे होते हैं जहां पे स्पेस बहुत ज्यादा कम होती है पार्टिकल्स में, बहुत सारे मैटर ऐसे भी होते हैं जहां पे स्पेस ज्यादा होती है पार्टिकल्स के बीच में। तो जहां पे स्पेस कम रहती है, ठीक है, जहां पे स्पेस कम रहती है, उन मैटर्स को कुछ और बोला जाता है, जहां पे स्पेस ज्यादा रहती है उन मैटर को कुछ और बोला जाता है। तो अलग अलग स्टेट्स होती है मैटर की, उसके हिसाब से कितनी स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, कितनी स्पेस हर पार्टिकल के बीच में है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि हर एटम के बीच में, हर पार्टिकल के बीच में स्पेस प्रेजेंट होती है, थोड़ी हो या ज्यादा हो, लेकिन होती है। द एक्सटेंट ऑफ स्पेसिस, यही पे द एक्सटेंट ऑफ दीज स्पेसिस वेरीज इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। वही मैंने बोला कि स्पेस होती है, लेकिन एक्सटेंट ऑफ स्पेसिस, स्पेस कम है ज्यादा है, वो डिफर करती है, वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। अलग अलग मैटर की स्टेट्स होती है, जैसे लिक्विड, गैस एंड सॉलिड। ये मेन 3 टाइप की स्टेट्स है। तो इनके अकॉर्डिंग स्पेस कितनी है दो पार्टिकल्स के बीच में, वो भी मैटर करता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखें कि सॉलिड्स, सॉलिड्स हैव लीस्ट स्पेस। सॉलिड्स क्या होते हैं बच्चे, सबसे कम स्पेस उनमें रहती है, इसीलिए वो क्या है, सॉलिड है। सबसे कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं सॉलिड्स। और सबसे ज्यादा स्पेस किसमें होती है, गैसेस में, इसीलिए वो आसानी से मूव कर सकती हैं गैसेस, क्योंकि उनके पार्टिकल्स में स्पेसिस क्या रहती हैं, ज्यादा रहती हैं। पार्टिकल्स में आपस में स्पेसिस क्या रहती है, हमेशा ज्यादा रहती है। क्लियर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा, स्पेस के लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट था, जिसमें क्या किया था कि व्हेन शुगर डिजॉल्व इन वाटर, जब भी एक बीकर पानी में हम शुगर को डिसॉल्व करते हैं, तो वी विल गेट अ क्लियर सोल्यूशन वेयर द शुगर टेक्स अप
small interspaces in between water and the sugar will dissolve until the space occupied by them. ठीक है, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि पार्टिकल्स के बीच में क्या प्रेजेंट रहती है, स्पेस प्रेजेंट रहती है। कैसे पता कर सकते हैं स्पेस प्रेजेंट रहेगी? आप एक बीकर लो, उसमें पानी डालो, अब उसमें क्या करो, 2 चम्मच चीनी के घोल, 2 चम्मच चीनी के घोल। अब बच्चे आप क्या ऑब्जर्व करोगे, चीनी के घोल तो उसमें पहले ही वाटर के पार्टिकल्स पड़े हैं, आपने क्या किया, चीनी के पार्टिकल्स को घोल दिया। अब जहां जहां पे उनके बीच में स्पेसिस प्रेजेंट रहती है, जहां जहां पे स्पेसिस प्रेजेंट रहेंगे वहां वहां पे शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे। इसीलिए हमें उसके बाद भी वाटर का सोल्यूशन क्या मिलेगा, प्रॉपर क्लियर मिलेगा, क्योंकि स्पेसिस प्रेजेंट ऑलरेडी रहती है लिक्विड में। और जब हम शुगर के पार्टिकल्स को उसमें मिक्स करेंगे तो जहां जहां पे स्पेसिस रहेंगे वो पार्टिकल्स वहीं पे अपनी स्पेसिस ऑक्यूपाई कर लेंगे। इसीलिए हमें बोला जाता है कि स्पेसिस प्रेजेंट रहती हैं दो पार्टिकल्स के बीच में एक मैटर में। अब वो डिपेंड करता है, वेरी करता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट मोशन। सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टी आई थी वो था कि स्पेस प्रेजेंट रहती है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आएगी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट मोशन। मोशन का मतलब है कि जो अगर कोई भी मैटर है उसमें जो पार्टिकल्स हैं ये ऐसे नहीं है बेटा सिर्फ पड़े पड़े हुए हैं, ठीक है, ऐसे नहीं है कि कोई कांस्टेंट मतलब स्टेट है उनकी, या वो हिल विल नहीं रहे हैं, वो हर टाइम हिल रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, हर टाइम वो मूव कर रहे हैं। ये डिपेंड कर रहा है कौन से स्टेट ऑफ मैटर में ज्यादा मूवमेंट है, कौन से स्टेट ऑफ मैटर में कम मूवमेंट है, और किस तरह की मूवमेंट है, हर स्टेट के अकॉर्डिंग वो भी वेरी कर रहा है। अगर हम देखें कि ऑलवेज मूविंग, ठीक है, हर टाइम मूव करते रहते हैं, हर स्पेस हर मैटर में वो मूव करते रहते हैं पार्टिकल्स, लेकिन किसमें ज्यादा है किसमें कम है वो हम देखेंगे। लीस्ट इन सॉलिड्स, वाइब्रेटिंग इन प्लेस, मोर इन लिक्विड्स। अब यहाँ पे क्या रहता है कि सॉलिड में बेटा स्पेस कम रहती है, स्पेस कम रहेगी, तो डेफिनेटली क्या रहेगा, अगर पार्टिकल्स मूव भी करेंगे तो आपस में बचेंगे, आपस में बचेंगे मतलब वाइब्रेशन होगी, तो वहीं पे आपस में वो वाइब्रेट करते रहते हैं क्योंकि दे डोंट हैव इनफ स्पेस, ठीक है, ज्यादा उनके पास स्पेस नहीं होती, तो आपस में वो वाइब्रेट करते हैं, मूव भी करेंगे तो बचते हैं आपस में, तो वाइब्रेशन होती है, ज्यादा उनमें मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल सकती ड्यू टू लेस स्पेस। अगर वही हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड मीडियम में आते हैं। लिक्विड में क्या रहता है कि थोड़ी बहुत स्पेसिस रहती हैं, उसकी वजह से वो ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते, लेकिन स्लाइड कर सकते हैं एक दूसरे के आसपास, ठीक है, एक दूसरे के आसपास से घूम सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि एक पार्टिकल बहुत दूर चला गया, एक पार्टिकल यहाँ पड़ा हुआ है, आसपास स्लाइड कर सकते हैं एक दूसरे के, लेकिन बहुत ज्यादा दूर नहीं जा सकते। वही हम गैसेस की बात करें कि मोस्ट इन गैसेस, सबसे ज्यादा मूवमेंट किन में होती है, गैसेस की। हमें पता है गैसेस उड़ के दूर चली जाती हैं, तो मूव फ्रीली, वो क्या करती हैं, फ्रीली मूव कर सकती हैं विद हाई स्पीड, ठीक है, फ्रीली मूव करते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स में क्या रहती है, स्पेसिस भी बहुत ज्यादा रहती है, तो स्पेसिस ज्यादा रहती है तो उनको क्या होता है कि एक दूसरे से वो दूर जा सकते हैं, ठीक है, स्पेस ज्यादा होने की वजह से वो कहीं भी जाए एक पार्टिकल दूसरे से कोलाइड नहीं करेगा और अपनी अकॉर्डिंगली कहीं भी वो मूव कर सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट बच्चे हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन के बारे में मैंने आपको सेल चैप्टर में भी पढ़ाया था। डिफ्यूजन का मतलब मैंने वहां पे आपको कुछ और समझाया था, यहाँ पे भी सेम मीनिंग रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम किसी और कॉन्टेक्स्ट में डिफ्यूजन का मतलब पढ़ेंगे। अगर आपको डिफ्यूजन को और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे उस लेक्चर में जाके, या मेरे सेल चैप्टर के अलग अलग लेक्चर्स डाल रखे हैं, आप वहां पे जाके भी डिफ्यूजन के बारे में अंडरस्टैंड कर सकते हो, उस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो कि व्हाट इज डिफ्यूजन। मेनली डिफ्यूजन क्या है कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस एंड मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस। मूवमेंट होती है सब्सटेंसेस की फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। कहने का मतलब क्या है, अगर एक जगह पे हम मान लो एक बलून, बलून में हमने गैसेस भर दी, ठीक है, बलून में गैस भर दी, अब बलून में जितनी गैस भरी हुई है, मान लो हमने नाइट्रोजन भरी है बलून में, ठीक है, नाइट्रोजन भर दी, अगर हम वो देखें कि आसपास के इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन कितनी रहेगी, बलून के मुकाबले ज्यादा रहेगी या कम रहेगी, डेफिनेटली बलून के मुकाबले क्या रहेगी, कम रहेगी, ठीक है, आसपास के इन्वायरमेंट में। अगर हम बलून को वहीं वहीं पे फोड़ देंगे तो क्या होगा, क्या वो गैस वहीं पे रहेगी या वो गैस मूव करेगी टूवर्ड्स लो कंसंट्रेशन, जहां पे कम गैसेस हैं उनकी तरफ मूव करेगी, और उनमें क्या हो जाएगी, वो मिक्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, मिक्स हो जाएगी। तो डिफ्यूजन क्या है, बेसिकली डिफ्यूजन क्या है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करेगा,
कोई भी सब्सटेंस है वो हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन मूव करेगा, एक हम ये भी बोल सकते हैं, और हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन मूव करके वो क्या करता है, मिक्स हो जाता है, ठीक है, विद अदर सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे हम डिफ्यूजन का मीनिंग क्या ले सकते हैं, मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस विद अदर्स ड्यू टू मोशन, क्योंकि वो मोशन करते हैं, वो मूवमेंट करेंगे और साइड में जाके क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे बाकी सब्सटेंसेस से। सो मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस विद अदर्स ड्यू टू मोशन और मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, मूवमेंट की वजह से या मोशन की वजह से पार्टिकल्स जो हैं वो बाकी सब्सटेंसेस के साथ जाके मिक्स हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। क्लियर, डिफ्यूजन, ठीक है। अब कैन टेक प्लेस इन गैसेस, डिफ्यूजन कहाँ कहाँ हो सकती है, गैसेस में भी हो सकती है बेटा, लिक्विड में भी डिफ्यूजन हो सकती है, लिक्विड भी किसी और चीज के साथ जाके मिक्स हो सकता है, सॉलिड्स के साथ भी डिफ्यूजन हो सकती है, सॉलिड्स भी कहीं और जाके मिक्स हो सकते हैं, थ्रू इट इज फास्टेस्ट इन। अब डिफ्यूजन फास्टेस्ट किस में होगी, हमें पता है सबसे ज्यादा मिक्सिंग किन में ज्यादा फास्ट रहेगी, गैसेस में, फास्टेस्ट इन गैसेस एंड स्लोएस्ट इन सॉलिड, सबसे ज्यादा गैसेस में रहेगी, और सबसे स्लो डिफ्यूजन किन में रहेगी, सॉलिड। सॉलिड जल्दी मिक्स नहीं होते, उनको टाइम लगता है, और जो गैसेस हैं वो बहुत जल्दी मिक्स हो जाती है, तो सबसे फास्ट डिफ्यूजन किन में होगी, गैसेस में। एनर्जी पास्ट ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल्स। अब बच्चे पोजेस्ड, सॉरी, एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल्स। अब यहाँ पे हमने डिफ्यूजन की बात की, ठीक है, डिफ्यूजन में हमने मूवमेंट की बात की कि पार्टिकल्स मूव मूव करते हैं, एक हमने उनकी प्रॉपर्टी पढ़ी है कि पार्टिकल्स मूव, ठीक है, ऑलवेज मूविंग, हर टाइम पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, सॉलिड्स में कम होते हैं, गैसेस में ज्यादा होते हैं, सॉलिड्स में कम होते हैं, तो आपस में वो वाइब्रेट करते हैं क्योंकि स्पेसिस कम रहती हैं। अब यहाँ पे एक चीज आपको जाननी होगी कि मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, पार्टिकल्स क्या है, मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। मोशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, उस टाइम जो एनर्जी प्रोसेस होती है वो कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बेटा जो प्रोसेस होती है ड्यूरिंग मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट के टाइम जो एनर्जी लगती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि मूवमेंट जहां ज्यादा होगी तो डेफिनेटली एनर्जी भी कहाँ ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी कहाँ ज्यादा होगी, ज्यादा मूवमेंट है ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, कम मूवमेंट है कम काइनेटिक एनर्जी है, ज्यादा मूवमेंट है तो ज्यादा डिफ्यूजन है, कम मूवमेंट है कम डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मिक्सिंग, मिक्सिंग किसमें ज्यादा है, मूवमेंट जहां पे ज्यादा है, गैसेस की डिफ्यूजन ज्यादा है तो गैसेस की मूवमेंट भी ज्यादा रहेगी। कहने का मतलब है गैसेस की काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा रहेगी, तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो वहीं पे डिफ्यूजन क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, काइनेटिक एनर्जी कम है तो डिफ्यूजन क्या रहेगी, कम रहेगी। वहीं पे एक और कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, अगर बच्चे किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ा देते हो, गैसेस में टेम्परेचर ज्यादा रहता है, सॉलिड कूल डाउन करके सॉलिड बनती है, अगर आप आइस की एग्जांपल लो, आइस सबसे ज्यादा ठंडी होती है, अगर वाटर वेपर्स के लो तो गर्म होते हैं, वाटर वेपर्स गैसेस, ठीक है, आइस सॉलिड, ठीक है, तो वहां पे आप एक अंदाजा लगा सकते हो मूवमेंट कहाँ पे ज्यादा है और टेम्परेचर किस में ज्यादा है, गैसेस में या सॉलिड्स में। तो टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो डिफ्यूजन फास्ट रहेगी, ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा रहेगी क्योंकि मूवमेंट ज्यादा रहेगी, टेम्परेचर ज्यादा से मूवमेंट ज्यादा रहेगी तो डिफ्यूजन भी फास्ट रहेगा। क्लियर है, तो ये चीजें आपको दो तीन कॉन्सेप्ट है वो आपको समझने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझाया हुआ है, मान लो बेटा आपके पास दो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, दो कंपाउंड्स हैं, एक Y है एक Z है, कौन से कंपाउंड्स हैं, एक Y है एक Z है, ठीक है, Y और Z। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि Y क्या है, इनका टेम्परेचर क्या है, कम है, Y का टेम्परेचर क्या है, कम, और Z का टेम्परेचर क्या है, सॉरी Z का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा। अब इन दोनों में से हमें ये पता करना है कि ज्यादा डिफ्यूजन किसमें होगी, अभी हम पढ़ के आए हैं जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसकी मूवमेंट ज्यादा होगी, मूवमेंट ज्यादा होगी तो डिफ्यूजन भी ज्यादा होगी, मिक्सिंग भी उतनी ही जल्दी होगी। क्लियर है। अब इसके बाद पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, देखो हमने दो प्रॉपर्टीज ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, पार्टिकल्स में स्पेसिस होती हैं, पार्टिकल्स ऑलवेज मूविंग, थर्ड प्रॉपर्टी जो है मेन हमारे पास दैट पार्टिकल्स मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, हर टाइम क्या करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वहीं पे हमने क्या पढ़ा था बेटा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, ये तीसरी प्रॉपर्टी है। अब क्या होती है उनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे पार्टिकल्स क्या करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। यहीं से आपने एक चीज समझी होगी बेटा, मैंने आपको बताया था सॉलिड में क्या रहती है, स्पेसिस कम रहती हैं, स्पेसिस कम रहती हैं,
और ये आपस में अट्रैक्ट भी करते हैं और मूवमेंट भी करते हैं। अट्रैक्ट करते हैं तो इसीलिए वाइब्रेट करते हैं, एक दूसरे से दूर जल्दी जा नहीं सकते, क्योंकि अट्रैक्शन है, पास में है और दूर नहीं जा सकते, इसीलिए डिफ्यूजन क्या रहती है इनकी, स्लो रहेगी, मूवमेंट स्लो रहेगी। वहीं पे अगर हम गैसेस की बात करें, एक दूसरे से दूर है, अट्रैक्शन भी क्या रहेगी इनकी, कम रहेगी, अट्रैक्शन कम रहेगी, स्पेसिस ज्यादा है, इसीलिए एक दूसरे से जल्दी वो मूवमेंट कर सकती है, क्योंकि अट्रैक्शन कम है तो मूवमेंट एक दूसरे से दूर जल्दी हो जाती है और डिफ्यूजन प्रोसेस जल्दी हो जाता है, मूवमेंट फास्ट है। ठीक है, तो ये इनके कुछ रीजंस रहते हैं। कहने का मतलब है अट्रैक्शन है जो, वो जब अट्रैक्शन कब ज्यादा रहेगी, जब स्पेस कम रहेगी। ठीक है, जब स्पेस कम रहेगी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो वहीं पे हम क्या बोल रहे हैं, स्पेस कम किन में है, सॉलिड्स में। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा किन में रहेगी हमारे पास, सॉलिड में बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगी, और सबसे ज्यादा कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में रहेगी, गैसेस में। पार्टिकल्स की आपस में अट्रैक्शन गैसेस में कम रहेगी और ज्यादा किन में रहेगी, सॉलिड्स। क्लियर। नेक्स्ट, इन एवरी सब्सटेंस देर इज एन इंटर पार्टिकल फोर्स, interparticle force of attraction during uh, attraction acting between its particles to break something we need to overcome this force। ठीक है, अब यहाँ किसी भी चीज को तोड़ने के लिए, किसी भी चीज को अलग करने के लिए, पार्टिकल्स को आपस में अलग करने के लिए हमें किसको ब्रेक करना पड़ता है, किस फोर्स को ओवरकम करना पड़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसीलिए पार्टिकल्स आपस में अलग हो सकते हैं अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर लेंगे तो। द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स डिफर फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर। डेफिनेटली एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस से डिफर करता है स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स, गैसेस में कम रहेगी, सॉलिड्स में ज्यादा रहेगी, तो वैसे स्टेट्स ऑफ मैटर के अकॉर्डिंग भी ये चीजें वेरी करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है द इंटर स्पेस पार्टिकल, इंटर पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स डिटरमिन द फिजिकल स्टेट ऑफ एनी मैटर। इससे हमें क्या पता चलता है, किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट का मतलब है सॉलिड है, लिक्विड है या कैसे। अच्छा, यहाँ से कैसे हम डिटरमिन कर सकते हैं, अगर हम बोलेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इट मीन्स पार्टिकल्स पास पास है। पार्टिकल्स पास पास किस में होते हैं ज्यादा, सॉलिड्स में। सॉलिड्स में पास पास होंगे तो वहां पे हम क्या देख सकते हैं कि काइनेटिक, सॉलिड पास पास होंगे तो मूवमेंट क्या रहेगी उनकी, कम रहेगी। मूवमेंट कम रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कम रहेगी। अब अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है कि काइनेटिक एनर्जी बहुत सबसे लेस है, काइनेटिक एनर्जी सबसे लेस है और जो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज्यादा है, तो हमारे पास कौन सा फिजिकल स्टेट होगा, वो सॉलिड। अगर वहीं हम बात करें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा कम है और जो उनकी मूवमेंट है, ठीक है, और जो उनकी काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आंसर आएगा, गैसेस। क्लियर है, तो ऐसे हम इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। देखो अब यहाँ पे हमने तीनों प्रॉपर्टीज क्या कर ली हैं, डिस्कस कर ली हैं। सबसे मेन प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है, सबसे पहले द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, ठीक है, वेरी स्मॉल एंड ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव स्पेस बिटवीन देम। ये भी एक इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी थी, स्पेस बिटवीन देम। नेक्स्ट है स्पेस बिटवीन देम एंड कॉन्स्टेंटली मूविंग, क्या करते हैं, हर टाइम मूवमेंट करते ही रहते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, वो ऑल टाइम अट्रैक्ट करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें रहती है। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर बेटे यहाँ पे आपके सामने एक चार्ट बना हुआ है, जिससे आपको और ज्यादा इजी हो जाएगा उस चीज को रिवाइज करना पढ़ना। मैंने आपको वैसे भी पहले समझा दिया हुआ है और यहाँ से भी हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज रहती हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर के अकॉर्डिंग, फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग क्या कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, कौन सी प्रॉपर्टी किसमें ज्यादा है, कौन सी प्रॉपर्टी किसमें कम है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे सॉलिड लिक्विड गैस में स्पेसिस बिटवीन पार्टिकल्स। तो स्पेसिस बिटवीन पार्टिकल्स, सिंपल सी बात है, मैंने आपको बोला सॉलिड में स्पेसिस पार्टिकल्स में जो रहेगी वो सबसे कम रहती है, लिक्विड में मीडियम में रहती है, ठीक है, और गैसेस में सबसे ज्यादा पार्टिकल्स है एक दूसरे से दूर रहते हैं। क्लियर। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिंपल मैंने बताया था, वेरी स्ट्रॉन्ग इन सॉलिड्स और नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल मतलब ऑलमोस्ट निल, ऑलमोस्ट नहीं है, ठीक है, इन गैसेस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं, क्योंकि दूर दूर है पार्टिकल्स, आपस में अट्रैक्शन कम है, दूर दूर है पार्टिकल्स, ठीक है। और लिक्विड में क्या रहेगी हमेशा, बिटवीन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बट नॉट इनफ स्ट्रॉन्ग टू होल्ड पोजीशन। स्ट्रॉन्ग होती है लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि अपनी वहीं पे एक पोजीशन कायम कर सके, ठीक है, इधर उधर थोड़ी बहुत मूवमेंट होती रहती है। क्लियर। इसके बाद पार्टिकल अरेंजमेंट। पार्टिकल अरेंजमेंट का मतलब क्या है बेटा, कि जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो कैसे अरेंज रहते हैं,
जैसे हम क्लास में बच्चों को बिठाते हैं एक लाइन में, सेकंड लाइन में, थर्ड लाइन में, तो अरेंजमेंट कैसे रहती है? सॉलिड में प्रॉपरली एक ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं, अपनी सीट चेंज नहीं होती, ठीक है, जैसे क्लास के बच्चों की है ना। अब जब लंच हो जाता है तो क्या करते हो आप? बिल्कुल ही बिखर जाते हो। और छुट्टी के टाइम क्या होता है? बिल्कुल ही सारे बच्चे एकदम से अलग अलग हो जाते हैं। तो अगर हम ले क्लास में जैसे बैठे हो तो वो हम बोलेंगे सॉलिड्स। तो उसमें क्या आएगा? क्लोज्ड, पैक्ड, ऑर्डरली। क्लास में प्रॉपर बैठे हुए, पैक्ड है, क्लोज्ड है, ऑर्डरली बैठे, तो दैट इज सॉलिड स्टेट। अगर वहीं पे पार्टिकल अरेंजमेंट हम लिक्विड की बताए, जैसे आप लंच में इधर उधर हो जाते हो, क्लासेस में होते हो, लेकिन अपनी अपनी अलग अलग जगह ले लेते हो, लेकिन वो क्लास में, तो उसको क्या बोल देंगे? कैन स्लिप एंड स्लाइड ओवर ईच अदर ऑर्डरली। स्लिप हो सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं ऑर्डरली, लेकिन वहीं पे रहे, ज्यादा ऑर्डर उनका चेंज नहीं होगा। उसके बाद गैसेस वेरी डिसऑर्डरली, हर पार्टिकल अलग अलग है, कोई अरेंजमेंट नहीं है। जैसे हम छुट्टी के टाइम बच्चों को देखते हैं भाग जाते हैं, तो वहां पे भी हम क्या समझ सकते हैं कि गैसेस के टाइप इधर उधर फैल रखे हैं, तो उनकी जो पार्टिकल अरेंजमेंट है वो बिल्कुल ही डिसऑर्डरली है, कोई भी अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है। नेक्स्ट है शेप। शेप की बात की जाए तो हमें भी पता है कि सॉलिड की क्या रहती है? फिक्स शेप रहती है बच्चे। और लिक्विड क्या है कि टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर, जिस कंटेनर में आप डालोगे उसी के अकॉर्डिंग वो उसकी शेप ले लेते हैं। नेक्स्ट है गैसेस। कोई डेफिनेट शेप नहीं है गैसेस की, इधर उड़ गई उधर उड़ गई, कोई भी हमें उनकी शेप देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट वॉल्यूम। फिक्स्ड वॉल्यूम रहता है सॉलिड्स का, लिक्विड का भी फिक्स्ड वॉल्यूम रहता है, आपको पता है फिक्स्ड वॉल्यूम रहेगा। लेकिन गैसेस का क्या रहता है? नो डेफिनेट वॉल्यूम फिट्स कंटेनर, ठीक है, कोई भी ऐसा डेफिनेट वॉल्यूम उनका नहीं होता। उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी की बात करेंगे। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को आप कंप्रेस करके, जैसे फैल रखी है तो उसको कंप्रेस करके छोटा सा करना हो। जैसे अगर आप स्पॉन्ज की बात करो ना, या स्पॉन्ज छोड़ो, आप कोई भी मतलब गैस को आप कंप्रेस करते हो ना, जैसे एलपीजी गैस है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, जो घर पे हम सिलेंडर्स यूज करते हैं, तो उनको भी क्या किया जाता है? गैसेस को कंप्रेस करके एक सिलेंडर में डाला जाता है, ठीक है। कंप्रेस करना मतलब उनको बिल्कुल कंप्रेस कर देना, पकड़ के कम कर देना, मतलब कि कंप्रेसिबिलिटी कर देना, ठीक है बेटा। यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड्स की देखे जाए तो कांट बी कंप्रेस, कंप्रेस नहीं हो सकते, उनकी जो फिक्स शेप है ना, जितनी वॉल्यूम है उतनी रहेगी, वो कंप्रेस होके कम नहीं हो सकते, ठीक है। बिल्कुल ऐसे कंप्रेस नहीं हो सकते। अगर हम लिक्विड की बात करें तो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है, वो भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता लिक्विड को भी, कि मतलब हम दबा के उनको कुछ कम कर दें, या सॉलिड को दबा के कुछ कम कर दें। जैसे गैसेस की अगर हम बात करें तो गैसेस को डेफिनेटली कैन बी कॉम्प्रेस्ड, डेफिनेटली कैन बी कॉम्प्रेस्ड, गैसेस को हम कॉम्प्रेस कर सकते हैं। वही हमारे पास एग्जांपल थी एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। यहाँ हमारे पास और कौन सी एग्जांपल है? सीएनजी, ठीक है। सीएनजी हम व्हीकल्स में यूज करते हैं, तो उसको भी क्या किया जाए? सीएनजी सिलेंडर्स हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, गैसेस को हम कॉम्प्रेस करके, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में हम एक सिलेंडर में भरते हैं, तो उसको हम यूज करते हैं, तो कंप्रेस किया जा सकता है गैसेस को, लेकिन लिक्विड और सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, ठीक है। प्रेशर डाल के उनकी क्वांटिटी उतनी रहे, लेकिन उनको कंप्रेस कर दिया जाए, तो सॉलिड और लिक्विड को नहीं कर सकते, गैसेस पॉसिबल है डेफिनेटली। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बेटा सॉलिड में हमने पढ़ा है वेरी लो, क्योंकि मूवमेंट कम है। लिक्विड में हायर देन सॉलिड्स, मीडियम। और गैसेस में सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी रहेगी, क्योंकि मूवमेंट सबसे ज्यादा रहती है। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हमने भी बोला है कि जैसे सॉलिड में स्पेसिस कम है तो मूवमेंट क्या रहेगी? कम रहेगी, इसलिए काइनेटिक एनर्जी कम है, तो आपस में वो वाइब्रेशंस करते हैं, बचते रहते हैं, कोलाइड करते रहते हैं। लिक्विड की बात करें तो कैन मूव पास्ट वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर मूव कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा फ्रीली मूव कर सकते हैं, हर डायरेक्शन में नहीं मूव कर सकते, ठीक है। और गैसेस की बात करें तो मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस, हर डायरेक्शन में फ्रीली वो मूव कर सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट बच्चे गैसेस के बारे में हमने वैसे तो पढ़ लिया हुआ है, लेकिन एक दो जो मेन पॉइंट्स हैं इसमें हम पढ़ लेंगे। यहाँ पे मच फर्दर अपार्ट द पार्टिकल्स फ्रॉम वन अनदर एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। सिंपल सी बात है, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं पार्टिकल्स, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम रहती है इनमें, फ्रीली मूव करते हैं हर डायरेक्शन में, और डिफ्यूजन सबसे ज्यादा रहती है, मिक्स हो सकते हैं आसपास किसी भी गैसेस के साथ। काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा रहती है इनमें, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मूव इन ऑल डायरेक्शन, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ये सब डायरेक्शंस में पार्टिकल्स मूव करते हैं। एक बच्चे इनका सब स्पेशल फीचर क्या होता है? कैन एक्सर्ट प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ इट्स कंटेनर। जिस भी कंटेनर में गैसेस को डाला जाए, अगर आप लिक्विड को डाल दो लिक्विड भी वहीं पे बैठ जाएगा, सॉलिड है सॉलिड भी वहीं पे बैठ जाएगा, लेकिन गैसेस क्या करती हैं? वो भागने लगती हैं, गैसेस निकलने की कोशिश करते हैं, तो कोशिश करेंगे तो उनके पार्टिकल्स क्या करेंगे? वॉल ऑफ कंटेनर पे क्या करेंगे? प्रेशर डालेंगे,
ठीक है बच्चे, प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं। यहीं पे अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, जैसे आप पानी को बॉईल कर रहे हो, पानी को बॉईल करोगे, पानी को बॉईल करने के बाद आप उसके ऊपर आप कहीं भी ढक्कन लगा दो, या कोई भी आप सब्जी बना रहे हो, तो उसके जो वाटर वेपर्स है वो क्या करते हैं, वो प्लेट को भी हिला देंगे और उसमें से वाटर वेपर्स बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कुकर का हम कॉन्सेप्ट चलाते हैं, तो उसमें जो विसल होती है वो वेपर्स की प्रेशर की वजह से ही उठ जाती है। ठीक है, क्योंकि वो क्या करते हैं, उस पर प्रेशर डालते हैं। ठीक है, वेपर्स क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं, निकलने की कोशिश करते हैं वहां से। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कैन एक्सर्ट प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ इट्स कंटेनर। क्लियर है। नीदर हैव अ डेफिनेट शेप नॉर वॉल्यूम, दे फिल अप कंटेनर कंप्लीटली। इनके पास कोई डेफिनेट शेप वॉल्यूम नहीं होती, लेकिन एक कंटेनर को प्रॉपरली फिल कर सकते हैं, जैसे हम एलपीजी सिलेंडर्स बोल रहे हैं, सीएनजी सिलेंडर्स बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैन बी कंप्रेस्ड इजिली, वही एलपीजी सिलेंडर, गैस सिलेंडर, सीएनजी गैस सिलेंडर फॉर्म में यूज किए जाते हैं, एलपीजी और सीएनजी व्हीकल्स में यूज करते हैं। इसके बाद बच्चे अगर हम देखें तो प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है हमारे पास, नॉर्मली हमारे पास तीन स्टेट्स ऑफ मैटर जो बेसिकली रहती हैं, लिक्विड, सॉलिड और गैस। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फोर स्टेट ऑफ मैटर रखी हुई है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सीबीएसई के बच्चों के लिए, ठीक है, 9th क्लास के बच्चों के लिए, लेकिन अगर आप जानना चाहो तो आप एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ से ले सकते हो। व्हाट इज प्लाज्मा रेफर टू एज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, इसको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर एज रेफर किया जाता है एज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। It is high energy ionized state of matter where atoms have been stripped of their electrons, resulting in a mixture of free electrons and ions. सिंपल सी बात है बेटा, हाई एनर्जी आयनाइज्ड स्टेट होती है। आपको पता है कि किसी भी मैटर में एटम्स प्रेजेंट है, एटम्स में क्या प्रेजेंट रहते हैं, आयंस प्रेजेंट रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सारी चीजें, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये एक तरह से आयंस होते हैं, तो इनमें से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आयंस होते हैं। तो जब बच्चे, इनकी हाई आयनाइज्ड स्टेट होती है, ठीक है, हाई एनर्जी स्टेट होती है, जैसे आप सन देख सकते हो, स्टार्स देख सकते हो, ये भी क्या है, एक तरह के प्लाज्मास। ठीक है, ना तो ये सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैसेस है, ना सॉलिड, ना लिक्विड, ना गैसेस, ये प्लाज्मा स्टेट्स है बेटा, जिसको हम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं, जो बहुत ही हाई एनर्जी स्टेट है। हाई एनर्जी स्टेट कब आती है, जब उन एटम में से थोड़े थोड़े आयंस में से फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही हाई एनर्जी स्टेट होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी भी चीज के साथ रिएक्ट करके कोई भी रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन स्टेट होती है, जो आप मतलब नेक्स्ट लेक्चर्स में समझ पाओगे शायद, लेकिन यहाँ पर आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना याद रखना है कि प्लाज्मा क्या है, एक हाई एनर्जी स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक है, जिसमें एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्रीली मूव करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस प्रेजेंट रहते हैं जिनमें। ठीक है, अब दो तरह के प्लाज्मा होते हैं, नेचुरल एंड मैनमेड। नेचुरल मैंने आपको बता दिया, सन एंड स्टार्स है ना, हाई टेम्परेचर आयनाइज्ड एटम्स होते हैं जिनमें। और मैनमेड क्या है, जैसे हम ट्यूब लाइट्स देखते थे पहले वाले, अब तो जैसे बल्ब चलते हैं, लेकिन पहले वाले घरों में हमने देखा होगा ट्यूब लाइट्स जो जगती हैं। ठीक है, वो भी, उनमें भी कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, प्लाज्मा का। ठीक है, तो लाइट प्रोड्यूस करने के लिए प्लाज्मा कॉन्सेप्ट यूज करके ट्यूब लाइट्स पहले बनाई जाती थी। अब नेक्स्ट है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन ये किसके थ्रू दिया गया था, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट ऑफ मैटर बोला जाता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, क्योंकि सत्येंद्र नाथ बोस थे एक, जिन्होंने इस पे स्टडी की थी, और उस पे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी अपना एक प्रिडिक्शन दिया था। ठीक है, दोनों ने मिलकर एक थ्योरी निकाली थी, तो उससे हमें एक स्टेट ऑफ मैटर मिलता है, दैट इज बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, ज्यादा इसको मतलब जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये होती है कि इट इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी टू सुपर लो टेम्परेचर। किसी भी एक गैस को बहुत ही ज्यादा कम टेम्परेचर में ला के कंडेंस किया जाता है, दैट इज फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। जैसे हम पढ़ते हैं अबाउट ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या है कि बेटा, आपके यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड अपने गैस सुनी होगी, उस गैस को क्या किया जाता है, बहुत ही लो टेम्परेचर पे लाके, आइस बोला जाता है ना इसलिए लो टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर उसका कम कर दिया जाता है, ठंडी ठंडा बनाया जाता है उसको टेम्परेचर कम करके, इसलिए उसको आइस बोला गया है। कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ही कम टेम्परेचर पे करके, ठीक है, उसको कंप्रेस कर दिया जाता है, कंप्रेस करके क्या बना दी जाती है, ड्राई आइस, जो कि हम पढ़ रहे हैं फिफ्थ स्टेट। क्लियर। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, यस डेफिनेटली। क्या क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है, यस। कैसे चेंज कर सकता है, दो ही चीजों से, एक टेम्परेचर और एक प्रेशर, दो चीजों से बच्चे। टेम्परेचर कम करके या बढ़ा के हम उस स्टेट
को चेंज कर सकते हैं और प्रेशर को कम करके या बढ़ा के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। अगर हम आइस की बात करें, आइस क्या है, बिल्कुल पैक्ड है, प्रेशराइज्ड, प्रेशर में है प्रॉपर। और टेम्परेचर क्या है, सबसे कम टेम्परेचर, सबसे कूल है, ठीक है, सबसे कूल है, और प्रेशर सबसे ज्यादा है, आपस में पूरे जुड़े हुए हैं। अब इनको अलग अलग करने के लिए हमें प्रेशर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, और टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। आइस को कभी भी वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाना पड़ता है, और प्रेशर उनमें क्या होगा, धीरे धीरे रिलीज हो जाए, ठीक है। टेम्परेचर देने से ऑटोमेटिकली प्रेशर क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के एंटी ही रहेंगे बेटा। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर ज्यादा रहेगा। तो ये आपको चीजें याद रखनी है कि दोनों ऑपोजिट चल रहे हैं, प्रेशर और टेम्परेचर। सिंपल सी बात है। आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा और प्रेशर को कम करना पड़ेगा। वहीं पे अगर आपको वाटर को वेपर स्टीम में, गैसेस में चेंज करना है, तो वहां पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा और वाटर का प्रेशर कम करना पड़ेगा, जिससे कि जो पार्टिकल्स हैं वो उनमें स्पेस क्रिएट हो सके और वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो सके। क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा, यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है तो उनको एक टर्म दी गई है हर चीज को, क्या क्या बोला जाता है। सॉलिड को सिंपल सी बात है, अगर लिक्विड में हम चेंज करेंगे तो दैट प्रोसेस विल बी नोन एज फ्यूजन, जो आपको एज इट याद करना पड़ेगा। अगर आप लिक्विड से सॉलिड में चेंज कर रहे हो, लिक्विड से सॉलिड में, ठीक है, अगर आप पानी से बर्फ बना रहे हो तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशन। अगर आप बर्फ से पानी बना रहे हो तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फ्यूजन। क्या बोलेंगे बेटा, फ्यूजन। नेक्स्ट, अगर आप लिक्विड से गैसेस बना रहे हो, वेपर्स बना रहे हो, तो दैट विल बी कॉल्ड एज वेपराइजेशन। पानी से स्टीम बना रहे हो, दैट विल बी वेपराइजेशन। और स्टीम से वापस पानी बना रहे हो तो दैट विल बी कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे इसको, कंडेंसेशन, कंडेंस कर दिया जाए, है ना। पता है ना, हम स्टीम से पानी बना सकते हैं। कंडेंसेशन का कोई प्रोसेस भी आपने देखा होगा कि अगर हम स्टीम होती है, स्टीम के ऊपर अगर आप प्लेट कर दोगे, ऐसे स्टीम जा रही है, उसके ऊपर आप प्लेट रख दोगे, स्टील की कोई भी प्लेट, तो वो क्या होगा, जो वाटर वेपर्स है, ठीक है, वो करने लग जाएंगी वहां पे प्लेट के ऊपर, धीरे धीरे लग के, धीरे धीरे कंडेंस होकर किसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी, ड्रॉपलेट्स में, वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी, तो दैट इज कंडेंसेशन, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली बेटा, डायरेक्टली भी सॉलिड गैसेस में कन्वर्ट हो सकती है, डायरेक्टली भी क्या हो सकता है, सॉलिड गैसेस में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। क्लियर है। नेक्स्ट, गैसेस से भी बेटा डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है विदाउट लिक्विड, बीच में लिक्विड स्टेट को हटा के डायरेक्टली गैसेस से सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है गैसेस को, जैसे ड्राई आइस का कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, गैसेस से सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सॉलिड से अगर गैसेस में कन्वर्ट करेंगे डायरेक्टली, दैट विल बी सब्लिमेशन। अगर गैसेस से सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे, दैट विल बी डिपोजिशन। क्लियर। नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। मेन पार्ट क्या है यहाँ पे, देखो हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा, लेकिन टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या रहेगी हमारे पास, हम पढ़ेंगे बेटा केल्विन, दैट इज केल्विन। द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। अब आपने या हमने हर टाइम क्या पढ़ा है, ऑलवेज सेल्सियस एक टर्म पढ़ी है, एक ऐसे यूनिट हमने एज अ सेल्सियस इज हमेशा टेम्परेचर को डिनोट किया है, इतने सेल्सियस या फ़ारेनहाइट। आपने एक और टर्म पढ़ी होगी या यूनिट पढ़ी होगी। तो टेम्परेचर की बहुत सारी यूनिट्स है, लेकिन जो साइंटिफिक यूनिट है, जो हम साइंस में यूज करते हैं, दैट इज केल्विन। अगर आपके पास कभी भी टेम्परेचर केल्विन में हो और उसको आपको सेल्सियस में पढ़ना हो, तो आप कैसे पढ़ सकते हो, सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, 273.15 से प्लस करोगे तो आपके पास केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा। अगर आप सेल्सियस में निकालना चाहते हो तो जितना भी आपके पास टेम्परेचर है, जितना भी आपके पास टेम्परेचर है केल्विन में, उसमें से कितना माइनस कर देना है, 273.15। सिंपल सी बात है, केल्विन में टेम्परेचर चाहिए तो जितना सेल्सियस है, मान लो 48 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें क्या प्लस कर देना, 273.15, क्या आ जाएगा आपके पास, केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा। वहीं पे अगर आपके पास मान लो 373.15 डिग्री केल्विन है ना, केल्विन है, तो आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, 373 माइनस 273, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। सिंपल सी बात है। तो ऐसे आप टेम्परेचर निकाल सकते हो, केल्विन से सेल्सियस में, सेल्सियस से केल्विन में। नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर। नाउ वी विल रीड अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ
टेम्परेचर। टेम्परेचर के क्या इफेक्ट्स रहते हैं? टेम्परेचर और प्रेशर में हमने पढ़ा है कि इन दोनों की वजह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड, सॉलिड से गैस, लिक्विड से गैस, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड। तो कोई भी स्टेट हम चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, किसकी मदद से? टेम्परेचर एंड प्रेशर की मदद से। नेक्स्ट है बेटा इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या है? इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स। अगर हम सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली क्या होगा? सॉलिड क्या होते हैं? कूल डाउन होते हैं, ठंडे होते हैं। उनका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, लूज हो जाएंगे पार्टिकल्स, स्पेसिस बढ़ेंगी, स्पेसिस बढ़ेगी तो लिक्विड में भी कन्वर्ट हो सकता है, गैसेस में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, क्या हो जाता है जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो कभी भी सॉलिड्स का, तो उनमें क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और डिफ्यूजन इंक्रीज होगी। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। इट मीन्स पार्टिकल्स बहुत ज्यादा मूवमेंट करेंगे, सॉलिड में बहुत ज्यादा बेटा मूवमेंट करेंगे जब, तो आपस में क्या करेंगे? वो बार बार वाइब्रेट करेंगे। जब बार बार वाइब्रेट करेंगे तो उनकी आपस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? वो कम होती जाएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी तो पार्टिकल्स क्या करने लग जाएंगे? फ्रीली मूव करने लग जाएंगे। क्लियर है? क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी धीरे धीरे, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, मतलब वो पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे, फास्ट 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 मूव करेंगे तो आपस में वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। वाइब्रेट होंगे तो क्या होगा? वो पार्टिकल्स फास्टर मूव करेंगे। हीट ओवरकम्स अट्रैक्शन। अच्छा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन दोनों के बीच में, उसकी वजह से जो हीट की वजह से वो क्या हो जाएगी? वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म होने लग जाएगी तो पार्टिकल्स में स्पेसिस बनने लग जाएगी, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से स्पेसिस बढ़ेगी, फ्रीली मूव कर पाएंगे। लीड्स टू मेल्टिंग व्हेन अ सॉलिड कन्वर्ट्स टू अ लिक्विड। ठीक है, क्या होगा? मेल्टिंग हो सकती है टेम्परेचर बढ़ाने से, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्या हो सकता है? सिमिलरली लिक्विड ऑल्सो अंडरगो फेज फेज चेंज टू फॉर्म गैसेस। सॉलिड वहीं से लिक्विड गैसेस में भी चेंज हो सकता है टेम्परेचर बढ़ाने से। ठीक है, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट क्या है बेटा? द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड बिकम्स लिक्विड। एक मिनिमम टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, जिस टेम्परेचर पे, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। इंडिकेट स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। आइस, अच्छा, ये जो मेल्टिंग पॉइंट है उसमें, उससे हमें क्या पता चलता है कि कितने टेम्परेचर पे वो अलग अलग होके मेल्ट हो सकते हैं, लिक्विड बना सकते हैं, मतलब उनमें स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन कितना है, कितने टेम्परेचर पे वो अलग हो सकता है, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन। वो हमें पता चलता है कि पार्टिकल्स के बीच में कितना रहता है। आइस कितने में मेल्ट होती है इन लिक्विड? अगर आप आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके आओगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस कितने कैलविन हुआ है? 273.15 कैलोरी। इतने टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा? आइस मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट। अब फ्यूजन, व्हाट इज फ्यूजन? फ्यूजन हमने क्या पढ़ा था बेटा? अगर हम लिक्विड सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो दैट इज फ्यूजन। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है, दैट इज फ्यूजन। ड्यूरिंग मेल्टिंग टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट टिल सॉलिड मेल्ट्स। अब जब भी आप टेम्परेचर दे रहे हो, मान लो आप आइस को टेम्परेचर दिए जा रहे हो ना, 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है, तो धीरे धीरे वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ड्यूरिंग मेल्टिंग टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट टिल सॉलिड मेल्ट्स। जब तक सॉलिड मेल्ट नहीं हो जाता टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसा नहीं है कि हम टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर रहेगा जब तक आइस मेल्ट नहीं हो जाती। जब तक आइस मेल्ट नहीं हो जाती वो उतने ही टेम्परेचर पे हम उस आइस को रखेंगे, और जब वो मेल्ट हो जाएगी तब भी वो कितने टेम्परेचर पे होगी? 0 डिग्री सेल्सियस ही उसका टेम्परेचर रहेगा जब तक वो मेल्ट हो जाएगी। जितनी हीट पे बच्चे उसको हमने गर्म करने पे लगाई, जितनी हीट हमने दी 0 डिग्री सेल्सियस तक प्रोवाइड की आइस को मेल्ट होने के लिए, और जब वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी तब भी उसकी कितनी हीट, कितना टेम्परेचर रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर रहेगा। तो उस हीट को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कौन सी हीट? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? फ्यूजन का मतलब क्या है? सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना।
ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, जितनी हीट हमें चाहिए टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हमें हीट चाहिए, ठीक है। अब सॉलिड था, उसको हमने टेम्परेचर दिया 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से उनके जो बॉन्ड्स थे वो ब्रेक डाउन हुए और वो लिक्विड में चेंज हुआ। और लिक्विड का भी टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस ही है। सिर्फ वो हीट किस में यूज हुई, सॉलिड के बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा, उसको हमने 0 डिग्री सेल्सियस ही दिया, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वो वाटर में कन्वर्ट हुआ। वाटर भी कितने टेम्परेचर पे रहा, 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन वो जो हमने उसको हीट प्रोवाइड की, वो जो हीट प्रोवाइड की, ठीक है, वो किस में यूज होगी, सारी की सारी सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा, लेकिन वो हीट यूज हो गई जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, दैट हीट विल बी नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हीट नीडेड टू कन्वर्ट 1 kg सॉलिड टू लिक्विड, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड थी, ठीक है, एट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, हमें पता था उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो उतने पे ही हमने जितनी हीट प्रोवाइड की सॉलिड को टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड, ठीक है। अब मान लो आइस है, ठीक है, आइस है, उसको हम नीचे से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, आग लगा दी। आइस है, एक बर्तन में आइस है, नीचे से आग दे दी। अब जितना टेम्परेचर बेटा आइस का होगा, ठीक है, जितना टेम्परेचर आइस का होगा, जब वो जिस पॉइंट पे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, उतना ही टेम्परेचर उस लिक्विड का भी रहेगा, ठीक है। तो मतलब नीचे से जो हीट दी थी उसने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, तो वो जो हीट नीचे से दी थी वो हीट किस में यूज हो गई, टू कन्वर्ट आइस इनटू वाटर। आइस के बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करने में वो हीट कन्वर्ट हो गई इनटू लिक्विड। तो दैट हीट विल बी नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हीट नीडेड टू कन्वर्ट 1 kg of solid to liquid at melting point, melting point 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। नेक्स्ट है, the heat is being absorbed by the particles of ice to overcome the force of attraction between them and get converted into water। सिंपल सी बात है, वो हीट यूज किस में हो गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करने में, पार्टिकल्स को अलग अलग करने में। इसलिए टेम्परेचर नहीं बढ़ा, लेकिन वो हीट यूज हुई टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिससे वो वाटर में कन्वर्ट हुआ। अब नेक्स्ट है, पहले हमने पढ़ा था लिक्विड में कन्वर्ट होने के बारे में, फ्यूजन के बारे में, बॉइलिंग के बारे में, ठीक है। बॉइलिंग क्या है, पहले मेल्टिंग देन बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या है, हीटिंग वाटर इंक्रीजेस पार्टिकल मूवमेंट। अब पानी में कन्वर्ट हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, अब उसको हम फिर से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हीटिंग वाटर इंक्रीजेस पार्टिकल मूवमेंट, वाटर को बच्चे हीट प्रोवाइड करेंगे अप टू 100 डिग्री सेल्सियस। आइस को हमने हीट प्रोवाइड की थी 0 डिग्री सेल्सियस पे आके, आइस अब 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गई जब आइस, तब वो एकदम से मेल्ट हो गई इनटू वाटर, एकदम से मेल्ट होगी वाटर। वाटर का भी कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब सारा का सारा टेम्परेचर उसको तोड़ने में लग गया। अब सिमिलरली पानी को भी हम नीचे से बॉईल करना स्टार्ट करते हैं। अब पानी का क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। पानी का जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ जाएगा, तो वो क्या, उसका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब उस टेम्परेचर पे आके पानी से वाटर वेपर्स रिलीज होने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन उन वाटर वेपर्स का भी टेम्परेचर क्या रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, क्योंकि जितना टेम्परेचर हमने दिया, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर वेपर में वो चेंज हो रहा है। तो मतलब वो जो हीट थी वो किस में यूज हो गई, लिक्विड को वाटर वेपर में कन्वर्ट करने में। सिंपल सी बात है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस टू गैसेस एट एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटमोस्फेरिक प्रेशर पे जितना टेम्परेचर हम लिक्विड को दे रहे हैं टू चेंज इनटू गैसेस एट एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलेंगे, सॉरी, लेटेंट हीट ऑफ, हमारे पास वो फिनोमिना क्या था बेटा, फ्रॉम लिक्विड टू गैसेस में चेंज करने का, वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिसमें हीट नीडेड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस एट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पे, बॉइलिंग पॉइंट आ गया उसका 100 डिग्री सेल्सियस, पानी तो 100 डिग्री सेल्सियस ही है, और उससे वाटर वेपर बने वो भी कितने रहेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस। तो जितनी हीट रिक्वायर्ड थी उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। Heat needed to convert 1 kg of liquid to gas at boiling point. Heat is absorbed by particles of water to convert.
टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एंड गेट्स कन्वर्टेड टू स्टीम। देखो, नीचे से स्टीम देते गए पानी को देते, तब तक वो पानी था, 100 डिग्री सेल्सियस पे भी वो पानी था, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट है, तब उससे वेपर्स निकलने स्टार्ट हो गए। अब वेपर्स जब निकल रहे हैं, लेकिन वो भी कितने पे रहेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेंगे, और पानी भी कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब वो हीट किस में जा रही है, उसके बॉन्ड को तोड़ने में जा रही है, लेकिन पानी का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। तो जो हीट टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही, लेकिन वेपराइजेशन करवा रही है, वेपराइजेशन करवा रही है, बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प करवा रही है, दैट हीट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वहीं पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो हीट हमें क्या करवा रही थी, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रही थी। आप आइस को टेम्परेचर देते जा रहे देते जा रहे देते जा रहे, अब आइस का एकदम से टेम्परेचर आ गया 0 डिग्री सेल्सियस पे, आ गई वो आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। अब आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे ही, और वाटर का भी 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा, जैसे जैसे वो वाटर में कन्वर्ट हो रही है, वो भी 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, क्योंकि जो हीट है वो किस में जा रही है, वो वाटर के टेम्परेचर को नहीं बढ़ा रही, वो क्या कर रही है, वो आइस को तोड़ रही है, जो तोड़ने में हेल्प कर रही है इनटू वाटर, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सिमिलरली, पानी का टेम्परेचर बढ़ गया, अब 100 डिग्री सेल्सियस पे, वो बॉइलिंग पॉइंट है उसका, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, वेपर्स बन रहे हैं, तो वो जो हीट नेक्स्ट वो नीचे से जा रही है, वो टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जा रहा, लेकिन जो हीट है किसमें यूज हो रही है, टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू गैसेस फॉर वेपराइजेशन। तो यहाँ पे टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड चेंजेस टू गैसेस एट एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जितना टेम्परेचर हमें चाहिए लिक्विड को गैसेस में कन्वर्ट करने के, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग इज बल्क फिनोमिना, पार्टिकल्स फ्रॉम बल्क ऑफ लिक्विड गेन एनर्जी टू चेंज इनटू गैसेस स्टेट। क्या करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट से। अब फॉर एग्जाम्पल बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है, और केल्विन में हम कितना लेंगे, 273 प्लस 100, दैट इज 373 के, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमने पढ़ लिया, हीट नीडेड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस एट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पे 100 डिग्री सेल्सियस आ चुका है, बॉइलिंग पॉइंट पे उसके बाद जो हीट हमें चाहिए टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैसेस, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। Heat is absorbed by particles of water to overcome the force of attraction between them and gets converted to steam. सिंपल सी बात है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करने के लिए जो हीट हमें चाहिए, ठीक है, टू कन्वर्ट इनटू स्टीम, दैट इज हीट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। नेक्स्ट है बेटा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में हमने पढ़ा हुआ है, सब्लिमेशन इज द सॉलिड्स चेंजेस डायरेक्टली टू गैसेस विदाउट बिकमिंग लिक्विड। सॉलिड डायरेक्टली गैसेस में चेंज होते हैं विदाउट बिकमिंग लिक्विड, बीच में लिक्विड की स्टेट नहीं आती, दैट इज सब्लिमेशन। एग्जाम्पल्स है अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर। कैम्फर मतलब आपको कपूर के वो टिक्कियाँ दिखती होंगी, या उसके अलावा आपने फिनाइल की टिक्कियाँ देखी होंगी बेटा घर पे, है ना, या आप आपने देखा होगा कि हम रूम फ्रेशनर्स लगाते हैं स्टिक्की के यूज, टिक्की के रूप में, टॉयलेट्स में यूज किया जाता है, उनको कैम्फर होते हैं उनमें, ठीक है। तो कपूर में क्या रहता है कि वो उसकी जो वैसे सॉलिड स्टेट में होता है, तो आप क्या देखोगे, वो धीरे धीरे कम होता रहता है, तो गैसेस में डायरेक्टली चेंज होता है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, दैट इज सब्लिमेशन। क्लियर है। डिपोजिशन, डिपोजिशन में आप क्या देखोगे, गैसेस चेंज डायरेक्टली टू सॉलिड विदाउट बिकमिंग लिक्विड। लिक्विड बनने से पहले ही गैसेस डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाती है। तो सॉलिड स्टेट अगर लिक्विड में चेंज हो रही है तो हीट की वजह से होगी, ठीक है। लिक्विड गैसेस में चेंज हो रही है तो उसकी भी हीट बढ़ानी पड़ेगी। गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उसको कूल करना पड़ेगा, टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा। लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना है तो टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा, उसको कूल करना पड़ेगा। यहाँ पे बच्चे सिंपल सी बात है, ऐसा यूनिट्स बताई हुई है आपके एनसीईआरटी की बुक में भी मेंशन है। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन, और अगर हम लेंथ की देखें तो मीटर। मास की ऐसा यूनिट क्या रहेगी, किलोग्राम। वेट की न्यूटन, ठीक है, वेट की आपको याद रखनी पड़ेगी, न्यूटन है उसकी ऐसा यूनिट। वॉल्यूम की है मीटर क्यूब। डेंसिटी केजी मीटर -3, ठीक है। उसके बाद -क्यूब, और नेक्स्ट है प्रेशर की, दैट इज पास्कल, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक, दैट इज इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर। इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर हमने पढ़ लिया हुआ है, दो चीजें हमने पढ़ी थी, टू चेंज द स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर।
अब बच्चे टेम्परेचर के बारे में हमने पढ़ लिया है। टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ता है अगर हमें लिक्विड सॉलिड से लिक्विड में जाना, लिक्विड से गैसेस में जाना। टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा अगर गैसेस से लिक्विड में आना होगा, लिक्विड से सॉलिड में जाना होगा। वहीं पे अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर ऑपोजिट चलता है हमेशा टेम्परेचर से। अगर हमें सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो प्रेशर कम करना पड़ेगा, और लिक्विड से गैसेस में जाना तो और कम करना पड़ेगा। वहीं पे अगर हम गैसेस से लिक्विड में आना चाहते हैं तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, और लिक्विड से सॉलिड में जाना चाहते हैं तो प्रेशर और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो दैट इज इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर। ठीक है। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, प्रेशर क्या है? फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन ऑल्सो बी चेंज्ड बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर। वो मैंने आपको बता दिया कि प्रेशर भी चेंज करने से क्या हो सकता है, चेंज हो सकती है स्टेट, है ना। द गैसेस कैन बी चेंज इनटू लिक्विड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। गैसेस चेंज हो सकती है लिक्विड में प्रेशर इंक्रीज करने के लिए, ना। प्रेशर इंक्रीज करेंगे, है ना, गैसेस से। गैसेस का प्रेशर इंक्रीज, प्रेशराइज कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे किसमें चेंज हो जाएंगे, लिक्विड में। जैसे एलपीजी सिलेंडर्स, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, उसके बारे में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, सॉलिड्स कैन बी चेंज्ड इनटू गैसेस बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर। अब सॉलिड्स को हम गैसेस में चेंज कर सकते हैं, उनका भी प्रेशर हमने डिक्रीज करके डायरेक्ट हम सॉलिड को गैसेस में चेंज कर सकते हैं। गैसेस को लिक्विड्स में चेंज कर सकते हैं प्रेशर इंक्रीज करके। सॉलिड्स को गैसेस में, सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर देंगे प्रेशर डिक्रीज करके। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, गैसेस कैन बी लिक्विफाई बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअर टेम्परेचर। गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं बच्चे, गैसेस को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं प्रेशर बढ़ा के और टेम्परेचर को लो करके। तो ये कॉन्सेप्ट से मैंने आपको समझाई दिए कि एक चीज को कम करना पड़ेगा, दूसरे को बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, प्रेशर और टेम्परेचर टुगेदर डिटरमिन वेदर सब्सटेंस इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही डिटरमिन करेंगे कि जो सब्सटेंस है वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट बच्चे हम अब पढ़ेंगे अबाउट ड्राई आइस। व्हाट इज ड्राई आइस? बेसिकली ड्राई आइस इज, इट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में तो आपने सुना ही होगा। सॉलिड फॉर्म में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको बोलते हैं ड्राई आइस। वैसे आपने अब बोलोगे कि मैम वो तो गैस होती है, ठीक है, गैस की फॉर्म में होती है, गैस को बोला जाता है CO2। तो बच्चे जब CO2 को कंप्रेस करके सॉलिड फॉर्म में लाया जाता है तो उसी को हम बोलते हैं ड्राई आइस। उसका टेम्परेचर कम करके प्रेशर बढ़ा के, ठीक है, उसको सॉलिड फॉर्म में लाया जाता है। दैट इज नोन एज ड्राई आइस। स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, क्योंकि हाई प्रेशर के अंदर ही स्टोर करके उसको सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है, बिकॉज इट डायरेक्टली कन्वर्ट्स टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, व्हेन द प्रेशर इज डिक्रीज्ड। ज्यादा प्रेशर में स्टोर भी उसको किस प्रेशर में किया जाएगा, ज्यादा प्रेशर में। ज्यादा प्रेशर में स्टोर करोगे तभी वो सॉलिड फॉर्म में रह सकेगी। अगर आप उसका प्रेशर रिलीज कर दोगे तो वापस किस में चेंज हो जाएगी, गैसियस फॉर्म में। क्लियर है? एट रूम टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे गैस रूम टेम्परेचर पे वो गैस होती है, लेकिन उसका अगर रूम टेम्परेचर कम कर दिया जाए, उसको सॉलिड में कन्वर्ट होने के लिए रूम टेम्परेचर से अलग टेम्परेचर पे लो टेम्परेचर देना पड़ेगा, टेम्परेचर इसका कम करना पड़ेगा, तभी जाके वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड में। ठीक है, वेरी लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर टू कन्वर्ट इट इनटू अ सॉलिड। When carbon dioxide is compressed under high pressure to the particles gets closer। ऑब्वियसली ज्यादा प्रेशर डालेंगे, पार्टिकल्स आपस में क्लोजर आएंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, इवेंचुअली क्या हो जाएगा, वो ड्राई आइस में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चा हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हमारा, दैट इज इवेपोरेशन। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू। एंड इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग रहता है बाकी चीजों से। ठीक है, वेपराइजेशन आपने सुना होगा। वेपराइजेशन और इवेपोरेशन सुनने में आपको बिल्कुल सिमिलर वर्ड्स लगेंगे या सिमिलर प्रोसेसेस लगेंगे, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम, है ना। इवेपोरेशन इज डिफरेंट एंड वेपराइजेशन इज डिफरेंट। दोनों के कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है, ठीक है, स्टीम उड़ रही है, आपको वाटर वेपर्स दिखाई देते हैं, तो उसमें इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट अलग रहेगा बेटा। वाटर वेपर्स तब, वेपराइजेशन तब होती है जब हम फुल लिक्विड को बॉईल करते हैं और पूरा का पूरा लिक्विड का टेम्परेचर चेंज होने के बाद वो किस में कन्वर्ट होते हैं, वाटर वेपर्स में। दैट इज वेपराइजेशन, बट इवेपोरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट कॉन्सेप्ट। द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर। देखो वेपराइजेशन में क्या था, हमें पर्टिकुलर उसको एक 100 डिग्री सेल्सियस पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसको लेके आने की जरूरत थी। 100 डिग्री सेल्सियस पे जब वो लिक्विड का टेम्परेचर आया तब वो वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ। देन उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होनी स्टार्ट हुई, उसके बाद ही वो गैसेस में कन्वर्ट हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या है कि किसी भी टेम्परेचर पे जब वेपर्स में कन्वर्ट होने लग जाए लिक्विड, उसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। ठीक है, जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा कि कहीं भी, जैसे लगा लो
रास्ते में पानी पड़ा होता है, किसी भी गड्ढे में पानी पड़ा है, मान लो बारिश हुई, ठीक है, आज बारिश हुई, ठीक है, तो कल शाम को आपको आपने देखा कि बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है, छोटे मोटे गड्ढे थे वहां पे पानी इकट्ठा हो गया। अगले दिन आप क्या देखोगे, अभी धूप भी इतनी नहीं निकली है ना, धूप भी इतनी नहीं निकली, लेकिन स्टिल आप क्या देखोगे कि वहां पे जो पानी का कंटेंट है वो क्या हो चुका है, वो कम हो चुका है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है पानी का कंटेंट वहां से कम होता जाता है। ऐसा तो नहीं है कि हम उनको वैसा वाले टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस ही दे रहे हैं, तो उसमें जो वेपराइजेशन हो रही है, जो वो गैसेज में कन्वर्ट होकर उड़ता जा रहा है, नहीं। अ, किसी भी टेम्परेचर पे वो क्या होता है कि वो वाटर वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं और वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है जो वाटर है, ठीक है, दैट इज इवेपोरेशन, द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर। वेपर्स में कन्वर्ट होने लग जाते हैं किसी भी टेम्परेचर पे, दैट इज नोन एज इवेपोरेशन। बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। बिलो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे भी, किसी भी टेम्परेचर पे जब वाटर वेपर्स में बनना स्टार्ट हो जाए लिक्विड, दैट इज इवेपोरेशन। वेपराइजेशन इज डिफरेंट एंड इवेपोरेशन इज डिफरेंट, सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन देम। नाउ एग्जांपल क्या है, जैसे ग्रेजुअल ड्राइंग ऑफ डैम्प क्लॉथ्स सॉरी, ठीक है, इज कॉस्ड बाय द इवेपोरेशन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर। सिंपल सी बात है, आप कपड़े डालते हो सुखाने के लिए, चाहे आप एक कमरे में भी डाल रहे हो, रात के कमरे में डाल दिए, सुबह उठ के आप देखोगे डेफिनेटली उसमें से जो ह्यूमिडिटी है कम हो जाती है, वो पहले से सूख जाते हैं। तो वहां पे भी आपने कौन सा कोई ऐसे प्रॉपर टेम्परेचर दिया, वहां पे आपको प्रॉपर सनलाइट चाहिए थी, तो कपड़े वहां तो वहां भी सूखे, ठीक है, धीरे धीरे वहां पे भी ड्राई हुए। लेकिन ठीक है, टाइम लगता है हर चीज को, उसमें ज्यादा जल्दी हो जाएंगे जो जहाँ पे हम ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पे कम टेम्परेचर होगा देरी से होंगे, लेकिन धीरे धीरे हो जाएंगे, वहां पे भी वेपराइजेशन होगी, वहां पे भी वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। तो गीले कपड़े सूखते हैं जैसे, ड्यूरिंग इवेपोरेशन क्या होता है, द लिक्विड पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, ठीक है। अब ड्यूरिंग इवेपोरेशन, जैसे गड्ढा है, ठीक है, पानी भरा हुआ है, तो इवेपोरेशन का मतलब क्या है कि जो उसकी सरफेस पे जो पार्टिकल्स है वो किसके कांटेक्ट में है, किसके कांटेक्ट में है, वो है बाकी सराउंडिंग इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में। तो जो पार्टिकल्स सराउंडिंग इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में, जैसे सरफेस पे होते हैं जो चीजें ना, आप गड्ढे में ले लो, ठीक है, गड्ढे में पानी भरा हुआ है, तो पानी की जो ऊपर की सरफेस है वो किसी कांटेक्ट में है, वो बाहर के इन्वायरमेंट के सराउंडिंग के कांटेक्ट में। तो वो जो सराउंडिंग से एनर्जी लेके वो क्या करते हैं, धीरे धीरे जो पार्टिकल्स हैं वहां से एनर्जी लेके वो बच्चे अपने बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, पार्टिकल्स है जो सरफेस पे प्रेजेंट है पानी के, बिल्कुल नीचे वाले पार्टिकल्स में बोलूंगी। वेपराइजेशन में क्या होता है कि पूरा का पूरा लिक्विड ही 100 डिग्री सेल्सियस पे चेंज होने के बाद पूरा का पूरा वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, जब तक उसका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। वहीं हम इवेपोरेशन की बात करें तो नॉर्मल किसी भी जगह पे अगर आप लिक्विड देख रहे हो तो वहां पे आप देखोगे कि जो सरफेस सरफेस है, ठीक है, सरफेस से वो वाटर वेपोरेट हो जाता है, सरफेस के पार्टिकल्स बाहर के एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आके आपस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कम कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं पानी की बात करूँ, यहाँ पे आपके पास ये पूरा लिक्विड है, ठीक है, पार्टिकल्स है। अब इसके जो सरफेस पे पार्टिकल्स है, जो सरफेस पे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उनकी जो आपस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या कर लेंगे, धीरे धीरे कम कर लेंगे इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आके। धीरे धीरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी, तो इट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो उनके बीच में स्पेसेस बढ़ सकती हैं, वो मूवमेंट कर पाएंगे, मूवमेंट कर पाएंगे तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, डिफ्यूजन इजीली कर सकते हैं, डिफ्यूजन इजीली कर सकते हैं, मतलब इन्वायरमेंट में मिक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसको बोलते हैं हम इवेपोरेशन। क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन। क्लियर। इवेपोरेशन द ग्रेजुअल ड्राइंग, अच्छा, ड्यूरिंग इवेपोरेशन द लिक्विड पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स इन ऑर्डर टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। अपने बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने लग जाते हैं, बाहर के इन्वायरमेंट से एनर्जी लेके जो पार्टिकल सरफेस पे प्रेजेंट है। एज अ रिजल्ट हीट एनर्जी इज लॉस्ट इनटू सराउंडिंग इन्वायरमेंट। एज अ रिजल्ट क्या होता है, वो जो एनर्जी होती है, ठीक है, जो हीट एनर्जी होती है, जो जितनी हीट उसके ऊपर पड़ी हुई है, जितनी हीट वो इन्वायरमेंट प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे, वो हीट एनर्जी लेके सरफेस के पार्टिकल सराउंडिंग से हीट एनर्जी लेके अपने बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर लेंगे। हमने पढ़ा था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो हीट हमें चाहिए होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए, स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने के लिए। क्लियर है, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो यहाँ पे भी क्या होगा, वो आसपास की हीट को यूज करके अपने बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करके इवेपोरेट हो जाएंगे फ्रॉम सरफेस, ठीक है। फिर यहाँ से इवेपोरेशन होके नीचे वाले पार्टिकल सरफेस पे आ जाएंगे, देन वो भी धीरे धीरे सराउंडिंग से हीट लेके इवेपोरेट हो जाएंगे। तो उससे क्या हो रहता है कि वो द एज अ रिजल्ट हीट एनर्जी इज लॉस्ट इनटू सराउंडिंग इन्वायरमेंट, हीट एनर्जी सराउंडिंग इन्वायरमेंट में लॉस हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट, फैक्टर्स इफेक्टिंग इवेपोरेशन। अब
इवेपोरेशन कहाँ कहाँ पे ज्यादा होगी आपको भी पता है, नॉर्मल सी बात है। ज्यादा बड़ा गड्ढा होगा तो जल्दी वो पानी सूखेगा, सिंपल सी बात है। ज्यादा टेम्परेचर रहेगा तो जल्दी इवेपोरेशन होगी। ज्यादा आसपास ह्यूमिडिटी रहेगी तो वहीं पे इवेपोरेशन का रेट क्या हो जाएगा, धीरे हो जाएगा। आपको जैसे सर्दियों में फॉग होती है, फॉग में आप अगर कपड़े सुखाओगे, आपको क्या लगता है वहां पे जल्दी सूखेंगे या कम जल्दी सूखेंगे? कम जल्दी सूखेंगे डेफिनेटली। अगर वहीं पे ज्यादा हवा चल रही होगी आसपास, तब भी क्या होगा, इवेपोरेशन रेट हाई हो जाएगा। तो टेम्परेचर की बात करें, द रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो एवेपोरेशन बढ़ेगी। ज्यादा सरफेस एरिया होगा तब भी इवेपोरेशन बढ़ेगी। इंक्रीज ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा रहेगी तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हाई विंड स्पीड, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। विंड स्पीड इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन क्या करती है बच्चे, कूलिंग कॉज करती है। क्या करती है, कूलिंग कॉज करती है। कैसे, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इवेपोरेशन? इवेपोरेशन में बताया, सरफेस से जो पार्टिकल्स है वो सराउंडिंग से एनर्जी लेके आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम कर लेते हैं और वे वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होके डिफ्यूजन कर लेते हैं, सराउंडिंग में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, सराउंडिंग में जो हीट एनर्जी होती है सारी लॉस हो जाती है। क्लियर है? उस पानी को धीरे धीरे वो ठंडा करती जाती है, क्योंकि सराउंडिंग से वो जो हीट है, ठीक है, वो ऊपर वाले पार्टिकल्स ले लेते हैं, नीचे वाले पानी, जो नीचे वाला सरफेस होता है, नीचे वाला पानी होता है, ठीक है, उसके पास क्या रहती है, हीट पहुंचती नहीं है। ऊपर वाले पार्टिकल्स उस हीट को लेके वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होके उड़ जाते हैं। इतना पता है, पहुंचते नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करती है, कूलिंग कॉज करती है। कूलिंग कैसे कॉज करेगी, सिंपल सी बात है, ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड absorb एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू ओवरकम द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड अंडरगो फेज चेंज। ना सिंपल सी बात है, इवेपोरेशन में क्या होता है कि पार्टिकल्स बाहर से एनर्जी लेके अपने बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करके वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होकर उड़ जाते हैं, फेज चेंज कर लेते हैं अपना, लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम सराउंडिंग्स मेक्स द सराउंडिंग्स कूल। सिंपल सी बात है, अगर सराउंडिंग से वो एब्जॉर्प्शन करते हैं हीट की, उड़ रहे हैं ना, तो आसपास का इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, उसका कूल हो जाएगा, क्योंकि हीट जो एनर्जी है वो उनको उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए यूज हो रही है। तो आसपास क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट वो कूल हो जाएगा, सराउंडिंग्स कूल हो जाएंगे। सिंपल सी बात। टू कीप आवर बॉडी कूल वी स्वेट ऑल। हमारी बॉडी को कूल रखने के लिए हम भी क्या करते हैं, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है ना, जब स्वेटिंग होगी हमें भी कूलिंग महसूस होती है। क्या होता है उसमें, इवेपोरेशन इज व्हाट ट्रांसपिरेशन अल्टीमेटली। सिंपल सी बात है, ट्रांसपिरेशन भी क्या है, वाटर लॉस, बॉडी से वाटर लॉस, प्लांट से वाटर लॉस, दैट इज ट्रांसपिरेशन। तो इवेपोरेशन भी अल्टीमेटली क्या है, ट्रांसपिरेशन ही है एक तरह से। आवर बॉडीज वाटर इवेपोरेट्स यूजिंग एनर्जी इन द प्रोसेस एंड लोअरिंग द बॉडी टेम्परेचर एज अ रिजल्ट। सिंपल सी बात है, क्या होता है, जब आसपास की मान लो हीट है, आसपास बहुत ज्यादा हीट प्रेजेंट है ना, हमारी बॉडी में से क्या होगा, धीरे धीरे हम स्वेटिंग करते हैं। ठीक है, स्वेटिंग होगी, स्वेटिंग में क्या रहता है कि वो जो हमारी बॉडी पे पानी, ठीक है, बॉडी पे जो स्वेटिंग है, पानी है, ठीक है, स्वेट है, वो क्या करेगा, आसपास की जो हीट एनर्जी है उसको लेके, ठीक है, उसको जो स्वेट है, आसपास की हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब करके, ठीक है, खुद की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करना स्टार्ट कर देगा, वो कम करना स्टार्ट कर देगा। धीरे धीरे वो ट्रांसपायर हो जाएगा, हमारी बॉडी से धीरे धीरे रिलीज हो जाएगा और हमारे आसपास के इन्वायरमेंट को क्या कर देगा, कूल कर देगा, क्योंकि वो जो हीट एनर्जी उसने किसमें यूज कर ली, खुद को इवेपोरेट करवाने में, और आसपास का इन्वायरमेंट हमारे लिए क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। क्लियर है? उससे हमारी बॉडी भी क्या रहेगी, हमेशा कूल महसूस करेगी, क्योंकि हीट जो हमारे आसपास होगी वो किसमें यूज हो जाएगी, और इवेपोरेशन। क्लियर? नेक्स्ट है, टू कीप द वाटर कूल इट इज केप्ट इन अर्थनवेयर कंटेनर्स। अर्थनवेयर जैसे घड़े में पानी हम रखते हैं, ठीक है, पानी को कूल रखने के लिए। सिंपल सी बात है, जो अर्थनवेयर कंटेनर्स होते हैं उनमें क्या रहता है बच्चे, छोटे छोटे पोर्स रहते हैं। छोटे छोटे पोर्स की वजह से जो पानी है वो थोड़ा थोड़ा बाहर हो जाता है, बाहर को निकलता है। हमें भी पता है कि घड़े में से पानी धीरे धीरे वो पोर्स के थ्रू मिट्टी के घड़े में से बाहर भी आता है, थोड़ा थोड़ा पानी। तो जो थोड़ा थोड़ा पानी बेटा बाहर आ रहा है, वो आसपास की हीट को क्या कर लेगा, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेगा। क्यों एब्जॉर्ब करेगा, खुद को इवेपोरेट करवाने के लिए, खुद की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए। इसीलिए पानी को ऐसे घड़ों में रखा जाता है जहां से वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आ सके, और जहां की हीट को एब्जॉर्ब करके वो आसपास के इन्वायरमेंट को क्या कर सके, कूल डाउन कर सके, जो कि अंदर के पानी को इफेक्ट ना कर सके। क्लियर है? उसकी वजह से हम पानी क्या रहता है, उसमें ऑलवेज कूल डाउन ही रहता है। इट इज केप्ट इन अर्थनवेयर कंटेनर्स। सिमिलर
to the pores in cotton fabric, the pores in earthen pot surface area allow the more evaporation. सिंपल सी बात है, हम कॉटन के क्लोथ पे डालते हैं, कॉटन के क्लोथ में क्यों रहती है, क्या रहती है, पोर्स रहते हैं छोटे छोटे, ऐसी स्पेस रहती है कि यहाँ से हमारा स्वेट बाहर निकल सके। स्वेट बाहर निकलेगा तो डेफिनेटली वो जो स्वेटिंग है वो आसपास की हीट को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेशन हो जाएगी और हमारे लिए आसपास के एनवायरनमेंट क्या कर देगी, कूल कर देगी, हीट को कम कर देगी। क्लियर है, इसीलिए उससे हमारी बॉडी क्या रहेगी, कूल रहेगी। वैसे ही हम घड़े वाले पानी के एग्जाम्पल ले सकते हैं कि धीरे धीरे वो इवेपोरेशन में यूज होती है हीट, और घड़े का पानी क्या रहेगा, हमारा आसपास का एनवायरनमेंट क्या रहेगा, कूल डाउन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, why do we see water droplets on outer surface of glass containing ice cold water? हम क्यों देखते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस्ड कोल्ड वाटर? सिंपल सी बात है, आइस्ड कोल्ड वाटर है, आइस, बहुत ज्यादा ठंडा पानी है। अब यहाँ पे टेम्परेचर क्या है बेटा, टेम्परेचर क्या है इसका, कम है। आसपास के एनवायरनमेंट का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा, डेफिनेटली ज्यादा है। ठीक है, आसपास के एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी तो रहती है, रहती है कि नहीं रहती, रहती है ना। अब आसपास के एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी है लेकिन टेम्परेचर क्या है, कम, कम है। हमारे ग्लास कंटेनर में टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा, सॉरी, बाहर टेम्परेचर क्या है, ज्यादा, और ग्लास कंटेनर में टेम्परेचर क्या है, बहुत कम। किसी भी चीज को स्टेट चेंज करने, किसी भी फिजिकल स्टेट को चेंज करने के लिए हमें टेम्परेचर या प्रेशर की नीड पड़ती है, कम ज्यादा करने की, है ना। यहाँ पे टेम्परेचर कम है, बाहर टेम्परेचर ज्यादा है, ह्यूमिडिटी है। तो जब बाहर के इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में ग्लास आएगा, तो जब इसकी सरफेस पे वो वाटर वेपर्स साथ में कांटेक्ट में आएंगे, ग्लास के सरफेस के कांटेक्ट में वो वाटर वेपर्स आएंगे, तो बच्चे उनको क्या मिलेगा, यहाँ पे टेम्परेचर लो, लो टेम्परेचर में आएंगे तो उनकी फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगी, यहाँ पे आके चेंज हो जाएगी, और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगे ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, आसपास की जो ह्यूमिडिटी है वो वहां पे कंडेंस होने स्टार्ट हो जाएगी। सिंपल सी बात है, वाटर वेपर्स कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे ग्लास की सरफेस पे, क्योंकि ग्लास में क्या है, आइस कोल्ड वाटर है और उसकी वजह से उसकी सरफेस क्या है, ठंडी हो रखी है। क्लियर है, इसीलिए वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, water droplets form an outer surface of the glass with iced cold water because water vapors in air condenses on the cold surface turning into liquid. This process is called condensation. इस प्रोसेस को बोलते हैं हम कंडेंसेशन। क्लियर है, नेक्स्ट है बेटा, लास्ट टॉपिक हमारा, दैट इज इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। दोनों में फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग? इवेपोरेशन क्या है, इट कैन टेक प्लेस एट स्मॉल टेम्परेचर्स, स्मॉल या किसी भी टेम्परेचर पे हम इवेपोरेशन को देख सकते हैं। वही मैंने बताया, एनी टेम्परेचर पे जहाँ पे वाटर वेपर बनने स्टार्ट हो जाते हैं सरफेस पे, दैट इज इवेपोरेशन। और बॉइलिंग क्या है, टेक्स प्लेस एट द बॉइलिंग पॉइंट, प्रॉपर एक 100 डिग्री सेल्सियस पे जब बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, वाटर वेपर्स में टर्न कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, पानी पूरा का पूरा लिक्विड, ठीक है, दैट इज बॉइलिंग। इवेपोरेशन क्या है, स्लो प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, लेकिन बॉइलिंग क्या है, बहुत ही रैपिड एंड फास्ट प्रोसेस है। धीरे धीरे जो इवेपोरेशन है वो इवेपोरेट धीरे धीरे होता है, लेकिन बॉइलिंग में हम देखेंगे बहुत ज्यादा फास्ट होती है, जल्दी वाटर वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। इवेपोरेशन इट टेक्स प्लेस ओनली एट द लिक्विड, ओनली एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड। सिंपल सी बात है, इवेपोरेशन सिर्फ लिक्विड की सरफेस पे होता है, और बॉइलिंग कहाँ होती है, एंटा ओवर द एंटायर लिक्विड। ठीक है, पूरे के पूरे लिक्विड में बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। इवेपोरेशन क्या है, इट कॉजेस कूलिंग, और बॉइलिंग क्या है, इट डज नॉट प्रोड्यूस कूलिंग। सिंपल सी बात, हमने इवेपोरेशन में पढ़ा है कि वो कूलिंग करती है और बॉइलिंग कूलिंग नहीं करती। स्टीम प्रोड्यूस होती है, बहुत ज्यादा गर्म होती है, आपको क्लियर। नेक्स्ट है बेटा, मैंने अपने कुछ क्वेश्चन रखे हुए हैं जिससे आपको थोड़ी बहुत मदद मिलेगी, जो हमने चैप्टर पढ़ा उसको रिवाइज करने में, और आपको क्लियर होगा कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे उनको करना है। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, इज देयर एनी सिमिलैरिटी इन मटेरियल्स? यस, हर मटेरियल में बच्चे क्या सिमिलैरिटी रहती है कि हर मटेरियल में जो हर मटेरियल है किससे बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ, जिसको हम बोलते हैं एटम्स, और जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। हर मटेरियल एक मास है, हर मटेरियल एक जगह घेरता है, तो हर मटेरियल में क्या सिमिलैरिटी रहेगी, ऑल मटेरियल्स पोजेस मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। सिंपल सी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, when 50 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर, अगर हम 50 ग्राम की शुगर को 100 ml के पानी में डिसॉल्व करें, देयर इज नो इंक्रीज इन वॉल्यूम, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर इज इलस्ट्रेटेड बाय दिस ऑब्जर्वेशन? सिंपल सी बात है, पानी का वॉल्यूम चेंज नहीं होता, पानी उतना का उतना रहेगा। आप 2 चम्मच चीनी घोल दो उतने से पानी में, पानी का लेवल नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि पानी के जो पार्टिकल्स है
जो पार्टिकल जोन में स्पेसिस ऑलरेडी प्रेजेंट रहती है और जो शुगर के पार्टिकल है वो जाके उन स्पेसिस को ऑक्यूपाई कर लेंगे और उसका वॉल्यूम बढ़ाएंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या प्रॉपर्टी मिलेगी कि उनके बीच में स्पेसिस होती है पार्टिकल्स के बीच में। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस व्हेन एन इन्फ्लेटेड एयर बलून इज प्रिक्ड विद अ पिन। अगर हम भरे हुए बलून को पिन से प्रिक करेंगे तो क्या होगा, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ गैसियस स्टेट एग्जिबिटेड बाय दिस ऑब्जर्वेशन। सिंपल सी बात है, द बलून बर्स्ट एंड डिफ्यूजन टेक्स प्लेस। बलून बर्स्ट होगा और डिफ्यूजन होगी क्योंकि वो जो गैसेस है वो इकट्ठी हो रखी है। जब वो बर्स्ट हो जाएगा तो गैसेस आसपास फैल जाएंगे और मिक्स हो जाएंगे, दैट इज डिफ्यूजन विल टेक प्लेस। Why do we see water droplets on the outer surface of the glass containing ice cold water? इसके बारे में बच्चे मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया हुआ है, फिर भी आपको पढ़ना है तो आप मेरी स्लाइड खोल के इसी को पोज करके, ठीक है, इस क्वेश्चन को लिख के नोट डाउन करके इसको समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाई डू पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ आफ्टर अ हॉट सनी डे। ठीक है, सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा गर्मी वाला दिन है, ठीक है, छत गर्म हो रखी है, ठीक है। अब वहां पे वो पानी की छींटे क्यों फेंकता है, ठीक है, स्प्रिंकल क्यों करता है वाटर को, क्या मिलता है उसको स्प्रिंकल करने से। Water sprinkled on the roof evaporates by taking the large latent heat of vaporization from the ground. This makes the place cool and comfortable. सिंपल सी बात है, अगर बहुत ज्यादा गर्म जगह है वहां पे आप पानी की छींटे फेंकोगे, वो क्या करेंगे, जितनी हीट उस रूफ ने कंटेन कर रखी है उस रूफ से रूफ के कांटेक्ट में आने के बाद वो पानी क्या करेगा, उस रूफ की हीट को लेके खुद का बॉन्ड, खुद की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करने में हीट लगा देगा और धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाएगा, सिंपल। और वो जो रूफ की हीट है उसको क्या कर देगा, खत्म कर देगा, कूलिंग इफेक्ट ला देगा। तो इसीलिए हम वाटर स्प्रिंकल करते हैं। ये जो बच्चे छोटे 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 फिनोमिना है ना, जो आप डेली लाइफ में देखते हो, उसका ये कॉन्सेप्ट रहते हैं कुछ पीछे, जिनको आप पढ़ोगे तो आपको शायद मजा भी आए इन चीजों को समझने में। सिर्फ ये पढ़ाई नहीं है, आप खुद करोगे तो आपको मजा भी आएगा। इवन कि मैंने भी जब पढ़ा, जब सारी चीजें करी हैं, ठीक है, आपको पढ़ाने के लिए जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे भी खुद को बहुत सारी नॉलेज गेन होती है। तो आप भी इसको एज अ स्टडी ना लेके इसको एज अ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको पढ़ सकते हो, क्लियर है। इसके बाद द डिस्कस द वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर है बेटा इवेपोरेशन को, रेट को जो इफेक्ट करते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ टू लिक्विड्स ए एंड बी इज 100 kg and 150 kg respectively, which one can produce more cooling effect and why। सिंपल सी बात है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दोनों के बीच में, ठीक है, ए और बी 100 kg और 150 kg है, सिंपल सी बात। विच वन कैन प्रोड्यूस मोर कूलिंग इफेक्ट एंड वाई, सिंपल सी बात। अब इसके बाद बच्चे हमने एक क्वेश्चन किया था कि वेट, लास्ट पे आ गए, लास्ट क्वेश्चन, जो कोई बात नहीं। सरफेस एरिया हो गया हमारा, टेम्परेचर हमने पढ़ लिया था कि क्या इफेक्ट डालेगा उस पे, इवेपोरेशन पे, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, ये हम सारी चीजें कर ली, ठीक है। अब नेक्स्ट है जो ये मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन रखा हुआ है, ठीक है, B will produce more cooling effect because it will absorb more heat from the surroundings or for evaporation। ठीक है, क्यों, क्योंकि B के पास बच्चे वो जल्दी प्रोड्यूस करेंगे कूलिंग इफेक्ट, क्योंकि ये ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम सराउंडिंग्स, क्योंकि ये ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, लिक्विड एक तो 100 kg में 100 जूल्स में प्रेजेंट है, एक एनर्जी हमारे पास 150 जूल्स में प्रेजेंट है। तो जहां पे ज्यादा एनर्जी प्रेजेंट है, ठीक है, वो जल्दी ही क्या करेगी, कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करेगी, जल्दी उस चीज को वेपराइजेशन में, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट करेगी। इसको और ज्यादा तरीके से समझने के लिए एक बार पहले आप खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, दोबारा फिर मैं आपको ये क्वेश्चन एक बार सॉल्व करवाऊंगी यहीं पे, क्लियर है। यहाँ पे वाई आर गैसेस कंप्रेसिबल बट नॉट लिक्विड्स। गैसेस कंप्रेसिबल है, गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड्स को क्यों नहीं कर सकते। गैसेस आर कंप्रेसिबल बिकॉज इंटरमोलिकुलर स्पेस इज वेरी लार्ज इन गैसेस। गैसेस में इंटरमोलिकुलर स्पेसिस ज्यादा होती है तो कंप्रेस हो सकती है, लेकिन लिक्विड्स में इतनी ज्यादा स्पेसिस नहीं होती, इसलिए उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, सिंपल सी बात है। कैन रबर बैंड चेंज इट्स शेप और ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड, सिंपल सी बात है, रबर बैंड सॉलिड है लेकिन स्टिल इसकी शेप चेंज हो सकती है। हमने बोला कि वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, शेप फिक्स्ड होती है, लेकिन उन्होंने बोला कि शेप चेंज हो सकती है, ठीक है। यस, इट्स शेप कैन बी चेंज्ड एंड इट इज अ सॉलिड। कैसे, यस रबर बैंड changes shapes under force and regains the same shape when the force is removed, it breaks on applying excessive force। सिंपल सी बात, हमने बोला कि शेप चेंज नहीं हो सकती, लेकिन उसकी हो रही है,
तो क्या ये सॉलिड है? यस, ये सॉलिड है, क्योंकि जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो बेटा इसकी शेप चेंज हो रही है, लेकिन जब भी वो फोर्स छोड़ेंगे हम तो वापस से वो अपनी शेप वैसी ही ले लेगा। तो इसकी एक फिक्स्ड शेप रहती है अगर हम बाहर से कोई एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे। ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो चीज ब्रेक डाउन भी हो सकती है, ठीक है। अब गैस, वाई इज गैस कॉल्ड ड्राई आइस? ड्राई आइस क्यों बोला जाता है? ये भी आपको पढ़ा दिया हुआ है। व्हाट इज ड्राई आइस? कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम टेम्परेचर कम पे कंप्रेस करते हैं दैट इज ड्राई आइस, ठीक है। स्प्रिंकल क्यों करते हैं हॉट वाटर? ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी, सारे क्वेश्चन आपने रीड कर लिए हुए हैं। आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट जो चैप्टर हम इसके बाद मेरे आप नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा आपको। अगर आपको और भी किसी टॉपिक टॉपिक पे वीडियोस चाहिए होंगी बेटा, कोई और टॉपिक आपको समझना है या किसी डायग्राम के बारे में आपको जानना है कि कैसी डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाए उन चीज़ों को, तो आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जितनी भी आपकी क्वेरीज है, जितनी भी आपको वीडियो जिस तरह की चाहिए वो मुझे आप बता सकते हो। मैं आपको हर तरह की वीडियो यहाँ पे बना के आपके सामने रखूंगी ताकि आपको जितनी ज़्यादा मदद हो सके वो मिले, ठीक है। आपके वैसे भी एग्जाम्स पास आ रहे हैं, आपको जितने भी टॉपिक्स में क्वेरीज हैं, ठीक है, जितने भी टॉपिक आपको कंफ्यूजन है, जितने भी टॉपिक आपको साइंस के कम समझ आ रहे हैं, तो आप उनके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो ताकि मैं आपको उन टॉपिक्स के बारे में और ज़्यादा इलेबोरेट करके बहुत अच्छे से समझा सकूं और आप अच्छे मार्क्स ही लेके आओ अपने एग्जाम्स में। बाकी आज का लेक्चर यहीं तक था बच्चे। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट शेयर हर चीज़ करिए, बाकियों की भी हेल्प करिए। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है, आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, तो आप इनको आगे भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है? ताकि मैं और ज़्यादा कंटेंट मोटिवेट हूँ और ज़्यादा कंटेंट बना सकूँ। तब तक के लिए थैंक यू।